तो स्टार्ट कर लेते हैं इसको यार, एडवांस वाले पेपर से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, ठीक है, एक एक करके देख लेते हैं। पहले वाले क्वेश्चन में बताओगे, कुछ आइडिया है आप लोग को? यस को लॉक कर। नहीं, वो अब आंसर डिस्कशन में आंसर क्या आ रहा है उससे मतलब नहीं है, मेन ये है कि कैसे करेंगे इसको, है ना। तो देखो इसमें क्या बात कही गई है, ध्यान से सुनना। इस क्वेश्चन का लॉजिक बताऊंगा और वर्किंग भी बताएंगे इसमें क्या है। इसमें जो ये दो मासेस हैं, इसमें से एक मास ये छोटा वाला है, एम, जो रॉड के ऊपर है, ठीक है, जिसको पी लिखा गया, स्मूथ रिंग कैपिटल पी, इसको लिख रहे हो, ये चीज स्मूथ रिंग पी। एक इसकी बात कर रहे हैं, इसके फ्री बॉडी डायग्राम, न्यूटन लॉ में अंदर आपको साफ साफ कहा गया है कि रिंग का फ्री बॉडी डायग्राम, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाए बगैर तो आप वैसे भी कुछ नहीं करोगे। तो क्या फोर्सेस लगेंगी इस ऑब्जेक्ट पी के ऊपर? ऑब्जेक्ट पी मतलब ये जो रिंग है जिसको हाईलाइट कर रहे हैं यहाँ पर, इसके ऊपर फोर्सेस। तो इस पर अगर हम देखेंगे तो कुछ 60 डिग्री के एंगल पर टेंशन फोर्स काम करेगा इस तरफ, टी एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। और ये रिंग मूव किस तरफ करेगा बताओगे कुछ? ये जो रिंग है यहाँ पर, इसके मूव करने की पॉसिबिलिटी किधर की तरफ है? ये अपवर्ड मूव राइट कर साइड, है, राइट साइड। तो राइट साइड। ठीक है, तो इसका मतलब इसके बॉडी के मोशन राइट साइड होगा, इस बॉडी का मोशन राइट साइड डायरेक्शन में होगा। और इसको हम मान लेते हैं कुछ एक्सेलरेशन इसकी जो होगी वो एपी है, इसकी एक्सेलरेशन को एपी से डिनोट करेंगे। मतलब अब इसके लिए न्यूटन लॉ की इक्वेशन लगाओगे। न्यूटन लॉ की इक्वेशन के हिसाब से टेंशन का जो कंपोनेंट होगा, बिकॉज टेंशन जो है वो मोशन की डायरेक्शन में नहीं है, टेंशन मोशन वाली डायरेक्शन से 60 डिग्री के एंगल पर है, तो टेंशन को रिजॉल्व करेंगे। और टेंशन फोर्स का एक कंपोनेंट जो बॉडी के मूव करने की डायरेक्शन में होगा, यानी कि टी कॉस 60, टी कॉस 60 यानी टी बाई 2, इसको इसका मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट पी के बराबर है। एफ इक्वल टू एम ए वाली इक्वेशन लिख रहे हो, फर्स्ट इक्वेशन। अब ऑब्जेक्ट क्यू के लिए बात करो। ऑब्जेक्ट क्यू, ये जो एम बाई 2 का ब्लॉक है, तो इस एम बाई 2 के ब्लॉक पर एक एम बाई 2 की फोर्स नीचे, मतलब एम बाई 2 जी की फोर्स नीचे, इसके ऊपर टेंशन फोर्स ऊपर की तरफ। ऑब्वियसली ये ब्लॉक हैंग कर रहा है तो इसका डाउनवर्ड मोशन होगा, इसकी एक्सेलरेशन को हम ए क्यू से डिनोट कर देंगे। और इसके लिए जब न्यूटन लॉ लगाएंगे, तो क्योंकि ये डाउनवर्ड मूव कर रहा है, तो डाउनवर्ड फोर्स यानी कि एम अपॉन 2 जी की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। सो डाउनवर्ड फोर्स एम बाई 2 जी माइनस अपवर्ड फोर्स टी इक्वल टू इसका मास एम बाई 2 इंटू एक्सेलरेशन क्यू। ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। अब इसमें मेन पॉइंट ये है कि जो पी और क्यू हैं उनके एक्सेलरेशन का आपस में क्या रिलेशन बनेगा। तो ये कैसे लाएंगे हम लोगों ने? शायद अगर आपको याद होगा तो कंस्ट्रेंट बनाने का एक ऑब्जेक्टिव तरीका भी बताया था आपको। एक तो डिस्क्रिप्टिव अप्रोच बताई गई थी और कंस्ट्रेंट इक्वेशंस निकालने की एक ऑब्जेक्टिव तरीका बताया गया था। याद है उसमें क्या मतलब? टेंशन मेथड, जिसको कहा गया था कि टेंशन के तरीके से आप ऑब्जेक्टिव इक्वेशन भी कर सकते हैं। क्या करते थे उसमें यस कुछ? क्या था वो? सर, टेंशन की डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग हम लोग एक्सेलरेशंस का, टेंशन और एक्सेलरेशन का समेशन करा के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग साइन कन्वेंशन कर उनका समेशन जीरो के इक्वल कराते थे। हाँ, तो देखो जरा कंस्ट्रेंट कैसे लगेगा। जो ऑब्जेक्ट पी है उसमें कंपोनेंट ऑफ टेंशन की वैल्यू टी बाई 2 है और उसकी एक्सेलरेशन ए पी है। ये ऑब्जेक्ट पी की बात हो रही है। और जो ऑब्जेक्ट क्यू है उसमें डाउनवर्ड एक्सेलरेशन ए क्यू है और टेंशन फोर्स ऊपर की तरफ। एक बार जरा याद करना, क्लास नोट्स को देखना, उसमें टेंशन ट्रिक के नाम से कंस्ट्रेंट बताया गया है तुम्हें, टेंशन ट्रिक कंस्ट्रेंट निकालने के लिए। नोट्स को रेफर करना इसमें। तो उसमें ये कहा गया था, जैसे अभी इसने बताया है, कि टेंशन और एक्सेलरेशन को मल्टीप्लाई करो और सेम डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव मल्टीप्लीकेशन, अपोजिट डायरेक्शन में है तो नेगेटिव मल्टीप्लीकेशन। यानी कि टी बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई एक्सेलरेशन ऑफ पी। और पॉइंट क्यू के लिए टेंशन और एक्सेलरेशन अपोजिट साइड पर है, तो माइनस टेंशन इंटू एक्सेलरेशन ऑफ क्यू, इनका सम करके जीरो कर दोगे तो इससे एक रिलेशन आ जाएगी, मतलब थर्ड इक्वेशन बन जाएगी। और वो थर्ड इक्वेशन ये होगी दैट एक्सेलरेशन ऑफ पी विल बी 2 टाइम्स एक्सेलरेशन ऑफ क्यू। कंस्ट्रेंट जिसको कह सकते हो। अब ये तीन इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेंगी हमें। और निकालना क्या है हमें यहाँ पर? ध्यान से देखो, हमें किसकी एक्सेलरेशन ऑफ रिंग यानी कि एपी सॉल्व करना है इसमें से। तो सॉल्व हो जाएगा एपी की वैल्यू,
अब इसके बाद आंसर कंफर्म कर लेना क्या आ रहा है, बट ये 3 इक्वेशंस हैं, इसमें से एपी सॉल्व करना है हमें, तो वो भी करें या फिर इसके आगे से प्रोसीड कर ले जाओगे? सर कर लेंगे। सर कर लेंगे। ठीक है, तो मतलब फ्री बॉडी डायग्राम सुनो, हाँ फ्री बॉडी डायग्राम, न्यूटन लॉ की इक्वेशन और कंस्ट्रेंट, ये 3 स्टेप हैं इसमें। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सर वर्क डन बाय ब्लॉक इज इक्वल टू वर्क डन बाय स्प्रिंग नहीं करेंगे? सेकंड क्वेश्चन में हाँ सर। करेंगे। सर किया था सर ऐसे, तो फिर mgh इज इक्वल टू mgx इज इक्वल टू हाफ के स्क्वायर किया था, तो 2mg के इक्वेशन बन जाएगी, और वो गलत बता। देखो ना बता रहे, एक मिनट सुनो, तो यहाँ पर कह रहे इनिशियली द सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम द स्टेट ऑफ रेस्ट, ठीक है, द मैक्सिमम डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक ऑफ मास m बिफोर इट कम्स टू द रेस्ट मोमेंटरली। हाँ अब बताओ क्या कह रहे थे तुम, कि कैसे आंसर नहीं आ रहा था, बताना फिर से एक बार। सर हमने किया था कि मतलब जो हाइट डिस्प्लेस हुई है उसको x मान लिया, और वर्क डन बाय ब्लॉक इज इक्वल टू वर्क डन बाय स्प्रिंग, तो mgx इज इक्वल टू हाफ के स्क्वायर, तो क्या mg, तो फिर आंसर सर 2mg/k आ रहा था। तो इसमें गलत क्या दे रखा है फिर? उसमें सर mg/k दिखा रहा था आंसर। चलो हो सकता है, देखो एक बात बताओ, मेरे ख्याल से तुमने बोला सही है, एग्जीक्यूशन गलत कर दिए। देखो ये जो मास m है, अगर ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मानते हैं y डिस्टेंस जाएगा, सपोज करो ये y डिस्टेंस डाउनवर्ड जाएगा, ठीक है मान लेते हैं, ठीक है, एक सेकंड होल्ड करिएगा आप। हेलो, हाँ जी चलो, सॉरी यार, देखो तो ये अगर y डिस्टेंस नीचे जाएगा तो ये बताओ पोटेंशियल एनर्जी में कितना लॉस होगा? मैंने समझी भाई। हाँ, नहीं माइनस नहीं बोलेंगे, जब लॉस लिख रहे हैं तो माइनस क्यों लिखेंगे? हाँ सर। जब लॉस कह रहे हैं तो हम लॉस का मतलब mg इंटू वाई, इतना लॉस हुआ मुझे, ठीक है। अब जरा नोटिस करिएगा ध्यान से, जब ये मास नीचे जाएगा तो ये राइट वाली स्प्रिंग क्या ये कंप्रेस नहीं हो जाएगी? राइट वाली स्प्रिंग, यस सर। और उसका मैक्सिमम कंप्रेशन ही वो होगा जितना वो नीचे जाएगा। हाँ तो अगर ये y डिस्टेंस नीचे जा रहा है तो इसका मतलब राइट वाली स्प्रिंग y अमाउंट से कंप्रेस होगी, और लेफ्ट वाली स्प्रिंग y अमाउंट से एलोंगेट करेगी, क्योंकि वो भी तो ब्लॉक से अटैच है। तो जब स्प्रिंग कंप्रेस और एलोंगेट होती हैं तो उनमें पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, गेन इन स्प्रिंग एनर्जी जिसको कह सकते हो, और स्प्रिंग एनर्जी में जो गेन आएगा वो हाफ के वाई स्क्वायर राइट वाले स्प्रिंग के लिए, और इतना ही लेफ्ट वाले स्प्रिंग के लिए भी होगा, तो इसीलिए इसका ट्वाइस करेंगे टोटल। और एनर्जी के कंजर्वेशन प्रिंसिपल के हिसाब से जो लॉस है वो गेन के बराबर होना चाहिए, यानी कि mg इंटू वाई शुड बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ हाफ के इंटू वाई स्क्वायर। अब बताओ इससे आंसर मैच करेगा या नहीं करेगा? दोनों स्प्रिंग को कंसीडर करना था। देखिए हाँ, एक्चुअली क्या होता है कि सिस्टम के अंदर जहां जहां एनर्जी के चेंज हो सकते हैं उन सब को आपको लेना पड़ता है, किसी को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते।
मतलब यहाँ पर सिस्टम का जो टर्म होता है ना, क्वेश्चन में आप सुनते होगे या बुक्स में आप पढ़ते होगे या थ्योरी में पढ़ते होगे कि कंसिडर अ सिस्टम। तो सिस्टम का मतलब पहले समझो। इस फिगर में स्मॉल m के ऊपर जो जो फोर्स लगा सकते हैं वो सब सिस्टम के पार्ट हैं। तो स्मॉल m जिन जिन चीजों से अटैच है वो सब सिस्टम के पार्ट हैं। स्मॉल m दोनों स्प्रिंग से अटैच है, तो दोनों स्प्रिंग हमारे सिस्टम के पार्ट में आएंगी। यानी कि एनर्जी कंजर्वेशन में हम एक स्प्रिंग को लेकर के नहीं चल सकते, हमें दोनों स्प्रिंग्स की एनर्जी को कंसिडर करना पड़ेगा, ग्रेविटी को कंसिडर करना पड़ेगा, और तभी आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर सकते हो। और सर ऐसे अगर किसी भी क्वेश्चन में आए तो सर ओरिजिनल जो पोजीशन होती है उसको डिटरमाइन माना जाता है ना? हाँ, मान सकते हैं उसको, बिल्कुल। नेक्स्ट देखो, स्क्रीन विजिबल है कि मतलब मैं इसको और साइज इंक्रीज करूँ इसका? विजिबल है तुम लोगों को? विजिबल। यस सर। चलो, तो थर्ड क्वेश्चन में बोट बी इज मूविंग अप स्ट्रीम विद द वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। ऑब्जर्वर स्टैंडिंग ऑन द बोट ऑब्जर्वर स्विमर is crossing the river perpendicular to the direction of the motion of the boat. If river flows velocity is 4 and a swimmer crosses the river ना। हाँ, तो बताएं इसमें डाउट है, करना है इसको डिस्कस? मतलब ये भी कोई जरूरी नहीं है कि सारे क्वेश्चन डिस्कस किए जाए, फिर भी अगर बोलोगे तो ये भी डिस्कस कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सर कर दीजिए। सर इसमें आंसर आ रहा था मेरा, लेकिन सर थोड़ा सा डाउट है, क्लियर हुआ नहीं। तो पहले आप लोग अपना डाउट मतलब बताओ, तो थोड़ा सा ना मेरे को भी अंडरस्टैंडिंग होगी किस टाइप का डाउट आ रहा है, क्योंकि मैं तो मतलब एक मशीन की तरीके से सारे क्वेश्चन बोल दूंगा यार। तो मतलब अपना कोई स्पेसिफिक कंसेप्चुअल डाउट आ रहा है तो उस पर मैं फोकस करूं, या सिर्फ सोल्यूशन में ही दिक्कत आ रही है इसकी? सोल्यूशन आ गया था। हाँ, ओके, ठीक है। कोई छोटा तरीका बता दीजिए। छोटा देखो, तरीका छोटा तो नहीं कह सकते यार, चलो मैं कोशिश करता हूँ। तरीका छोटा या मोटा या बड़ा या पतला तो ये तो देखते हैं भी। देखिए सबसे पहले तो इन्होंने ये क्वेश्चन की लास्ट लाइन है, सर क्रॉसेस रिवर विद 100 मीटर इन 50 सेकंड्स। सर वो क्या है, मतलब सर एब्सोल्यूट है कि रिलेटिव है, ये बता तो दीजिए। ये सब ऐसे बताओ। हाँ, ये सब चीजें ठीक है कि हमको ये नहीं समझ में आया तो हमको ऐसे, तो आप लोग का मैं जज कर पाऊंगा ना कि डाउट क्या है। ठीक है, लैंग्वेज का प्रॉब्लम आ रहा है जैसे, ठीक है। देखो भाई, जैसे ये पहला एक एक लाइन पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले ये जो लाइन की गई, बोट इज मूविंग अप स्ट्रीम विद द वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये पॉइंट हमें ध्यान देने वाला है कि बोट की वेलोसिटी तुमको दे रखी है 3 मीटर पर सेकंड, लेकिन ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है। तो पहले तो यहां पर एक कंसेप्ट आता है, यहां पर वो कैरियर वाला कंसेप्ट आता है कि अगर मान लो, अपनी थ्योरी को पहले याद करो। थ्योरी में आपसे ये कहा गया था कि अगर पानी रिवर फ्लो करे वीआर स्पीड से, और कोई बोट रिवर के अंदर उसकी एक वेलोसिटी होती है जिसको हम लोग कहते हैं वेलोसिटी ऑफ बोट। याद करिएगा स्टेटमेंट, वेलोसिटी ऑफ बोट इन द स्टिल वाटर, ऐसे वर्ड सुनते आए होंगे। यस सर। हाँ, तो वेलोसिटी ऑफ बोट इन द स्टिल वाटर का मतलब होता था रिलेटिव वेलोसिटी। इसका मतलब रिलेटिव वेलोसिटी से कहा जाता है। और हमने क्लास में ये कहा था कि इन दोनों को वेक्टोरियली ऐड किया जाता है, इन दोनों को वेक्टोरियली ऐड करते हो, यानी कि वेलोसिटी ऑफ बोट इन द स्टिल वाटर उसको VBW से डिनोट कर रहे हैं, जिसको आप ये भी कह सकते हो वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, और वाटर की वेलोसिटी VW। तो ये थ्योरी का पार्ट है, कंसेप्ट्स का पार्ट है कि इन दोनों को जब ऐड करते हो वेक्टर के अकॉर्डिंग, तो क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन, सॉरी अप स्ट्रीम है ये, तो अप स्ट्रीम के टाइम पर उल्टा होगा। अप स्ट्रीम के टाइम पर रिवर का फ्लो राइट साइड डायरेक्शन में होगा और बोट लेफ्ट साइड जा रही होती है। तो अप स्ट्रीम के एक्चुअल वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू सर स्टिल वाटर वाले उसकी 7 होगी, क्योंकि सर 4 इधर तरफ है और एक्चुअल उसकी 3 आ रही है। हाँ, मतलब ये जो जिसको आप एक्चुअल यानी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कहते हो ना यार, पहले इस कंसेप्ट को समझो ना कि वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड VBG। तो वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होता क्या है? ये अगर पूछा जाए ये क्या होता है, तो ये होता है वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू द वाटर प्लस वेलोसिटी ऑफ वाटर। ये पहले तो आपका कंसेप्ट है, जिसको भी मान लो डाउट है तो पहले ये को समझो
अब लेकिन ये वेक्टर के हिसाब से सम करना है, तो वेलोसिटी ऑफ बोट मतलब VBW मतलब पानी में बोट कितनी स्पीड पर चल रही है। VBW का मतलब कि पानी में कितनी स्पीड पर चल रहे हो। ये तो ये लेफ्ट साइड डायरेक्शन है, अप स्ट्रीम है, और VW राइट है, तो दो अपोजिट वेक्टर ऐड होते समय बेसिकली सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। बात समझ में आ रही है आपको यहाँ तक? यस सर। तो जो रिवर का फ्लो है वो आपको 4 मीटर पर सेकंड दे रखा है, और यहां पर जो 3 मीटर पर सेकंड है वो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। तो क्या आप बता सकते हो कि वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर कितना होगा? वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर की वैल्यू जो सर 7 होगा सर। हाँ देखिए, जो क्योंकि आपको VBW निकालना है ना, तो VBW इक्वल टू, सिर्फ कंसेप्ट्स को फॉलो करिए, VBW इक्वल टू VBG माइनस VW, ये हो गया। VBG यानी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ये क्वेश्चन में दे रखा गया है 3 मीटर पर सेकंड लेफ्ट, वाटर की वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड राइट। अब दो अपोजिट वेक्टर सब्ट्रैक्ट जब होते हैं तो इनका मतलब वो ऐड हो रहे हैं, इसका मतलब VBW 7 मीटर पर सेकंड के बराबर है। पहली बात तो ये समझ में आई मुझे। ठीक है, हो सकता है इस क्वेश्चन से कंसर्न ना हो, बट कंसेप्ट को क्लैरिटी के लिए बताया मैंने आपको। अब ऑब्जर्वर स्टैंडिंग ऑन द बोट ऑब्जर्व्स द स्विमर इज क्रॉसिंग द रिवर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बोट। यानी ये ऑब्जर्वेशन कहां से ली जा रही है? मैकेनिक्स में यही बात समझनी होती है। मैकेनिक्स इज ऑल अबाउट प्लेस ऑफ ऑब्जर्वेशन, हु इज ऑब्जर्विंग एंड व्हाट इज बीइंग ऑब्जर्व्ड। इस पे ध्यान से सुनो। ये जो कहा है इन्होंने कि एक स्विमर है और उसको ऑब्जर्व किया गया, किसने ऑब्जर्व किया भाई, और कहां से ऑब्जर्व किया? किसने और कहां से ऑब्जर्व किया, ये क्वेश्चन है मेरा। बोट से मतलब बोट के ऊपर कोई खड़ा है, तो बोट के ऊपर कोई पर्सन है, उसको हम P कह देते हैं, और स्विमर को S से डिनोट कर देते हैं। ग्राउंड पे। नहीं ग्राउंड नहीं बच्चा, फिर सुनो, ये तो फंस रहे हो आप लोग, यही क्वेश्चन फंस जाते हो। जो देखने वाला पर्सन है वो बोट के ऊपर है, और जिसको देख रहे हो वो स्विमर है, और उसको दिखाई ये पड़ता है कि जो स्विमर है वो परपेंडिकुलरली क्रॉस कर रहा है। ध्यान से लाइन तो पढ़ो आप। An observer standing on boat observes the swimmer is crossing the river perpendicular to the direction of motion of boat। यानी कि ये जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी है स्विमर की, ये किसके रिलेटिव है, किसने देखा इसको? तो दिस इज वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू पर्सन, वो पर्सन जो बोट के ऊपर है। यस सर। अब हम लोगों ने अपनी रिलेटिव वेलोसिटी के कंसेप्ट को यूज किया है कि यार वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू पर्सन का रिलेटिव वेलोसिटी के अंदर मतलब ये होता है कि दिस शुड बी वेलोसिटी ऑफ स्विमर माइनस वेलोसिटी ऑफ द पर्सन, ये मतलब होता है। यानी कि वेलोसिटी ऑफ स्विमर जो एक्चुअल वेलोसिटी हुई, अब वेलोसिटी ऑफ स्विमर एक्चुअल इज वेलोसिटी ऑफ द स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू पर्सन प्लस वेलोसिटी ऑफ पर्सन। अब आप मुझे बताओगे वेलोसिटी ऑफ पर्सन क्या लिखोगे, तो उसके बारे में सुनो। पर्सन स्टैंडिंग ऑन द बोट है, तो पर्सन की क्या वेलोसिटी कहेंगे? अगर बोट के ऊपर खड़ा है पर्सन, तो पर्सन की वेलोसिटी क्या हुई? सर जो बोट की होगी सर। तो बोट की क्या वेलोसिटी है? 3 मीटर पर सेकंड की एक्चुअल वेलोसिटी। बोट की एक्चुअल वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड की लेफ्ट साइड है, तो ये हो गया 3 मीटर पर सेकंड। और वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू पर्सन, तो ये तो मुझे नहीं पता किधर है, इतना पता है कि ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, लेकिन कितना है ये नहीं मालूम। परपेंडिकुलर डायरेक्शन है लेकिन कितनी वैल्यू है ये नहीं मालूम मुझे। आ रही बात मेरी समझ में आप लोग को? यस सर। ठीक है ना बच्चा? सर वो लास्ट स्टेटमेंट से निकलेगा। लास्ट स्टेटमेंट में ये कह रहा हूं कि ये जो लाइन इसमें लिखी है कि बोट ऑब्जर्व्स अ पर्सन स्टैंडिंग, सॉरी, ऑब्जर्वर स्टैंडिंग ऑन द बोट ऑब्जर्व्स द स्विमर, तो स्विमर को ऑब्जर्व किया आपने कहां से? बाय द बोट। तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू पर्सन, इसके बारे में कहा गया है कि इट इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बोट।
ये लाइन लिखी गई है, लेकिन मैग्नीट्यूड तो दिया नहीं है क्वेश्चन में। तो ये मैं कह रहा हूँ कि वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू पर्सन के बारे में क्वेश्चन में सिर्फ ये कहा गया है कि ये परपेंडिकुलर है, लेकिन कितना अमाउंट है ये क्वेश्चन में कहीं लिखा नहीं है। हरी बात समझ रहे हैं ये चीज? यस Yes. ठीक है, बट ये अमाउंट निकाला जा सकता है। ये अमाउंट निकाला कैसे जा सकता है, सुनो। उसके लिए आगे की एक लाइन है, उसके लिए आगे एक लाइन दे रखी है। उन्होंने 100 मीटर को क्रॉस करने में 50 सेकंड लगाए, तो यानी कितनी स्पीड से क्रॉस कर रहे रिवर को? 100 मीटर की डिस्टेंस 2 को। मीटर पर सेकंड। अच्छा हाँ, तो ये बताइए किसी रिवर को क्रॉस करने में कौन सी वेलोसिटी का यूज करते हैं, जो रिवर की फ्लो के पैरेलल होती है या जो रिवर की फ्लो के परपेंडिकुलर होती है? क्या जिधर पानी फ्लो कर रहा है उसी डायरेक्शन में चलने पर आप रिवर को क्रॉस कर पाओगे कभी? No, sir. तो क्रॉस करने के लिए वेलोसिटी कौन सी चाहिए? Perpendicular. हाँ, एक एक लाइन को पकड़िए ध्यान से। ये जो कहा जा रहा है ना, क्रॉसेस द रिवर विथ 100, तो ये 100 मीटर, पहले मुझे ये बताओ, ये जो 100 मीटर है, इज इट पैरेलल टू फ्लो और परपेंडिकुलर टू फ्लो? ये मुझे बताइए आप। सर परपेंडिकुलर। The perpendicular. हाँ, परपेंडिकुलर। तो क्योंकि ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर टू फ्लो है, तो इससे जो वेलोसिटी आएगी वो भी परपेंडिकुलर टू फ्लो आएगी। भाई एक्स डायमेंशन की डिस्प्लेसमेंट से एक्स डायमेंशन की वेलोसिटी आती है, वाई डायमेंशन के डिस्प्लेसमेंट से वाई डायमेंशन की वेलोसिटी आती है। तो जब आप 100 डिवाइडेड बाय 50 करोगे तो 2 मीटर पर सेकंड की जो वेलोसिटी है वो परपेंडिकुलर वाली आएगी, यानी ये जो परपेंडिकुलर जिसके आगे मैंने क्वेश्चन मार्क लिखा है 2 मीटर पर सेकंड की। अब अपने अपने आंसर देखो क्या है, अब अपने आंसर बताओ क्या कहेंगे। अब बताओ आंसर देखो, मैच करते हैं कि नहीं करते हैं आंसर्स। पहला ऑप्शन, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज √13। देखिए सर ये आ रहा था। सुनो तो, हाँ, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू पर्सन जो परपेंडिकुलर है, इसी के बारे में आपसे कहा जा रहा है कि इसकी वैल्यू 2 है। लेकिन ये जो 2 मीटर पर सेकंड और 3 मीटर पर सेकंड है, ये आपस में 90 डिग्री पर है। 2 मीटर पर सेकंड और 3 मीटर पर सेकंड एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पर हैं। दो वेक्टर अगर एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पर हैं तो कैसे निकालोगे रिजल्टेंट? क्या सीधा सीधा 2 + 3 कर दे? No, sir. Resultant. कैसे आएगा? एक वेक्टर 2 और एक वेक्टर 3 आपस में 90 डिग्री का एंगल, कौन सा लॉ लगाओगे रिजल्टेंट निकालने के लिए? Sir, triangle law. बताओ फिर क्या आंसर आएगा बच्चा? अगर एक 2 और एक 3 है, पैरेललोग्राम लॉ जिसको बोलते हो, ट्रायंगल लॉ स्क्वायर बोलते हैं, रूट में करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ सर √13 आएगा वो सर √3 का स्क्वायर। तो √13 आ जाएगा, 2 स्क्वायर Yes, + sir. 3 स्क्वायर। Yes, तो sir. क्या पहला ऑप्शन सही हुआ? यस सर। हालांकि ये Yes, sir. सिंगल करेक्ट है, ये तो मतलब कई सारे ऑप्शन की जरूरत नहीं, बट फिर भी मैं एक बात बता रहा हूँ, पेपर का डिस्कशन कंप्लीटली किया करो, पेपर डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्रिफ्ट ऑफ स्विमर, हाँ जी सर बोलो। एक डाउट था कि आपने ये तो बता दिया सर कि जैसे एक्स डायमेंशन के अलोंग जो डिस्प्लेसमेंट है वो लिया रहता है, वाई डायमेंशन के अलोंग वाई का लिया रहता है, मोशन ऑफ बोट है सर। लेकिन ये बताइए क्या हम लोग ये भी कह सकते हैं फिर इसी को कि पर्सन के रिस्पेक्ट में वो 50 तुम्हारी वॉइस चली गई मेरे ख्याल से, सेकंड में 100 तुम्हारी वॉइस बच्चा मेरे ख्याल से क्रैक कर गई है। वॉइस क्रैक कर गई यार तुम्हारी। मेरी वॉइस तो आ रही है? Yes, sir. आ रही है। बच्चे की वॉइस Yes, sir. चली गई मेरी। चलो अच्छा, अच्छा ठीक है, बाकी अगर फिर भी डाउट होगा तो मैं बता दूंगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो अब और क्वेश्चन नहीं आएंगे इसमें से, ऑप्शन तो आएंगे नहीं क्योंकि सिंगल करेक्ट है, पहला ही ऑप्शन आ रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ में देखिए ये ग्राफ किसके बीच में दे रखा है, किनके बीच में ग्राफ दिया हुआ है, ध्यान से देखो जरा। Over. पावर, तो इनिशियल पोजीशन x = 0, इसकी वेलोसिटी 1 है, और वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट x = 10 मीटर, यूज द ग्राफ गिवन। तो ये बताओ, पावर और डिस्प्लेसमेंट के ग्राफ से कुछ आता है क्या?
कोई चीज मिलेगी आपको पावर डिस्प्लेसमेंट के ग्राफ से? बोलो। मेरे हिसाब से तो नहीं मिलेगी कोई चीज। नहीं मिलेगी। नहीं। लेकिन एक बात बताओ, अगर आप इसमें थोड़ी सी मैथमेटिक्स फॉलो करें तो ये जो पावर के लिए कोऑर्डिनेट हैं, इनिशियल कोऑर्डिनेट 0,2 लिखे सकते हैं और बाद वाले कोऑर्डिनेट को आप लिख सकते हो 10,4। ठीक है, सही है। और मैथ में आपका एक कंसेप्ट होता है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स, जो कुछ ऐसा होता है y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 टाइम्स x माइनस x1। इसके बारे में आइडिया है तुम लोग को, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन का? यस सर। यस सर। ठीक है। हाँ, तो इसको यूज करो। इसको यूज करके पावर और x के बीच में इक्वेशन लाते हैं, क्योंकि हमारे y एक्सिस पर पावर है। y1 की जगह पर हमारा पहला वाला y कोऑर्डिनेट 2 आ जाएगा, y2 माइनस y1 की जगह 4 माइनस 2, x2 माइनस x1 की जगह 10 माइनस 0 और x माइनस x1 की जगह 0। अब इससे क्या बनता है इक्वेशन चेक कर ले पहले यार, क्या बनेगी, p की वैल्यू क्या बनेगी? थोड़ी हेल्प करो भाई आप लोग। सर 2x 2/10 आ रहा ना, तो 2x/10 मतलब 0.2x हो गया। और सर x माइनस 55 प्लस 10 मेरे ख्याल से ये आ रहा है 0.2x प्लस 2। एक बार वेरीफाई कर लेना यार। पावर इक्वल टू 0.2x प्लस 2। बोलो बच्चा, सही है? सर यही आएगा। यही आ रहा है सर। चलिए, तो पावर, अच्छा अब पावर होता क्या है? पावर का एक और फॉर्मूला होता है ना। पावर का फॉर्मूला आपने अगर पढ़ा हो तो पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी। पावर इज फोर्स इंटू वेलोसिटी। यस सर। हाँ, तो फोर्स को हम लिखेंगे मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू वेलोसिटी। ये वैल्यू आपकी बन गई 0.2x प्लस 2। अच्छा, मास क्वेश्चन में 10/7 दे रखा है। और एक और कंसेप्ट है यहाँ पर, वो है काइनेमेटिक्स का कंसेप्ट, जहां पर एक्सेलरेशन को हम ये भी कह सकते हैं कि इट इज v dv ओवर dx काइनेमेटिक्स में। यस सर। अब ये सारे कंसेप्ट मिला देता हूँ। तो मास की वैल्यू पुट कर देंगे और एक्सेलरेशन को रख देंगे v dv बाई dx। तो LHS हो जाएगा v स्क्वायर dv साथ में m, और dx को राइट साइड पर ले जाएंगे। थोड़े से स्टेप्स में मतलब स्पेस की लिमिटेशन की वजह से कुछ स्टेप्स थोड़ा सा हो सकता है रिड्यूस कर दूं मैं, तो एक बार आप अपना पेन पेपर पे खुद लिख करके देख लेना। वर्बली बोल देंगे मैं क्या कर रहा हूँ, 0.2x dx और प्लस 2 dx। समझ आ गया स्टेप? यस सर। है ना? इसमें मास की वैल्यू रखनी होगी आपको, उसके बाद लिमिट्स लगानी है, इंटीग्रेट करना है दोनों तरफ इंटीग्रेशंस करनी है। और लिमिट x की वैल्यू 0 से x इक्वल टू 10 तक। और वेलोसिटी की वैल्यू के बारे में क्वेश्चन में कह रखा है, पहले वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड थी तो पहली लिमिट 1 रखेंगे और बाद की लिमिट v रख देंगे। आया समझ में? मैंने थोड़ा सा स्टेप एक ही स्टेप में 2-3 बार लिखा है, तो मतलब समझ गए मैंने क्या किया है इसमें? मैंने पहले पावर की इक्वेशन लगाई, फिर पावर को फोर्स इंटू वेलोसिटी किया, फोर्स को मास इंटू एक्सेलरेशन पुट किया, एक्सेलरेशन को v dv बाई dx पुट कर दिया। आगे देखते हैं 5th क्वेश्चन। सर सर ये नोट्स आप भेज देंगे ना ग्रुप में? हाँ, ये फाइल तो भेज दूंगा मैं। ओके फाइल सर। भेज दूंगा, ठीक है। फिर भी चलिए 5th क्वेश्चन में नॉर्मल फोर्स पूछा है, वॉल की वजह से कितना लगेगा। तो वॉल का नॉर्मल रिएक्शन राइट साइड डायरेक्शन में होगा, NW। इसके अलावा और कौन सा नॉर्मल होगा, ध्यान से सुनो, इसके अलावा और कहां से नॉर्मल लगेगा? तो एक नॉर्मल इस इंक्लाइंड प्लेन से लगेगा, इसको NI
या एनपी मतलब प्लेन, इनक्लाइंड प्लेन मतलब पी मतलब प्लेन, दो नॉर्मल्स। और अब ना एक हम इंटरेस्टिंग काम यहाँ पर ये करने जा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में दिमाग लगाना पड़ता है, कि आप ए और बी को एक सिंगल ऑब्जेक्ट की तरीके से देखो, इनको मिला करके एक सिंगल ऑब्जेक्ट देखो। जानते हो उससे फायदा क्या होगा? सर इनके बीच नॉर्मल नहीं करने पड़ेंगे। हाँ बिल्कुल सही, कि ए और बी के आपस के नॉर्मल को इग्नोर कर सकते हो अगर आप ए और बी को मिला करके डायग्राम बना लो। तो ए और बी को कंबाइंड करके अगर हम फोर्स बनाएंगे तो ए और बी को कंबाइंड करके 6 किलोग्राम के बराबर 6 इंटू जी की ग्रेविटी की फोर्स, एक नॉर्मल रिएक्शन वॉल की वजह से, और एक नॉर्मल उस इंक्लाइंड प्लेन की वजह से। इसके अलावा तुम्हें और कोई फोर्स दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप ए प्लस बी एज यूनिट मान करके, एज वन यूनिट, एज वन ऑब्जेक्ट मान करके इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लो तो। आगे बात समझ में? Yes, sir. अब इसके बाद सर क्या कोई करोगे? ऐसा केस होता है जिसमें मतलब सर दो मतलब बॉडीज को इकट्ठा आप नहीं एज अ यूनिट ले सकते हो? हाँ हाँ होते हैं। देखिए दो बॉडीज को एक यूनिट कब ले सकते हैं, पहले इसके बारे में बताओ। अगर वो दोनों के दोनों मतलब देखिए अगर दोनों का बिल्कुल सेम एक्सेलरेशन है तो आप एज यूनिट ले लो उसे। दोनों का सेम एक्सेलरेशन है तो एक यूनिट मान लो। यस सर। सर एक यूनिट जैसे हम किसी वो दो ऑब्जेक्ट्स को माने तो उनका कांटेक्ट भी होना चाहिए आपस में। नहीं कांटेक्ट ना हो, मतलब वो यूनिट का मतलब क्या होता है? अच्छा ये बताओ, एक यूनिट का क्या मतलब होता है? अब मैं दूसरे कंटेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, फिजिक्स के बियॉन्ड चल के बात करते हैं, है ना। दो लोग रिलेशनशिप में आते हैं तो कहते हैं यार हम दोनों एक ही हैं। क्या मतलब होता है कि चाहे तुम मुझसे बात कर लो चाहे इनसे बात कर लो, हम दोनों के बिहेवियर एक जैसे हैं, हम दोनों की सोच एक जैसी है, हम लोग की थिंकिंग एक जैसी है। तो जब दो ऑब्जेक्ट बिल्कुल एक जैसा बिहेवियर देने लगे हैं तो उसको कहा जाता है कि ये दोनों दो नहीं एक ही है, बल्कि दिखने में दो हैं लेकिन हरकतों में एक है। तो ए भी रेस्ट पर है, बी भी रेस्ट पर है, इनमें फर्क किस चीज का है? फोर्सेस को छोड़ दीजिए, एक्सटर्नल कंडीशंस को छोड़ दो, बिहेवियर वाइज ऑब्जेक्ट ए भी स्टेशनरी, ऑब्जेक्ट बी भी स्टेशनरी, तो ए और बी को मिला करके एक ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। और या तो वो सेम एक्सेलरेशन पे चल रहे हैं, तो दोनों रेस्ट पे हो या दोनों सेम एक्सेलरेशन पे चल रहे हो तब आप सिस्टम ले सकते हो, अदरवाइज नहीं ले सकते। सर तो क्या है जैसे गोली पे दो ऑब्जेक्ट सेम मास के लटके हुए, दोनों की एक्सेलरेशन अगर सेम है तो उन्हें भी एक यूनिट मान सकते कहाँ सेम हो ही नहीं सकती, लटके हैं तो एक ऊपर जाएगा एक नीचे जाएगा। हैं। नहीं सर मतलब अगर मोर देन टू ऑब्जेक्ट सिस्टम हो तो फिर वो सेम एक्सेलरेशन पर नहीं आएंगे कंस्ट्रेंट इक्वेशन की वजह से। जब आपसे कहते हैं कि सिमिलर बिहेवियर, तो सिमिलर बिहेवियर का मतलब वो चलने की डायरेक्शन भी एक हो, अमाउंट भी सेम हो, तब सिस्टम दे सकते हैं। सर कांटेक्ट का इसमें कहाँ तक रोल आता है कि वो आपस में मतलब जुड़ी हुई हैं या नहीं है? इसका कोई रोल नहीं है, इसका कोई रोल नहीं है। अच्छा सर। ये एक अच्छा कंसेप्ट आप लोग डिस्कस कर रहे हो, और मैं एक सजेस्ट करूंगा एचसीवी में न्यूटन लॉ के चैप्टर में थ्योरी के जहां उसका थ्योरी दिया है, उस थ्योरी वाले पोर्शन में डिसाइडिंग अ सिस्टम करके उन्होंने एक टॉपिक छेड़ा हुआ है, करीब 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 मतलब लगभग एक पेज तक डिस्कस किया उसको कि सिस्टम कैसे देखा जाता है। तो मैं ये चाहूंगा एक बार आप उसको पढ़ लें, फिर हम लोग और डिस्कस कर लेंगे इसको। मैंने तो खाली समरी बताई तुम्हें कि सिस्टम कैसे चूज कर सकते हो, और ये सब थोड़ा सा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिशियल कंसेप्ट्स हैं, क्योंकि इससे हमें क्या होता है ना, प्रैक्टिस हो जाती है और हमें थोड़ा सा टाइम बच जाता है। हम बता देंगे बच्चा, क्योंकि अभी टाइम कंस्ट्रेंट है मेरे पास, नहीं तो मैं सब बताता। अभी क्या करोगे, एनपी को रिजॉल्व करो। ये जो एनपी है इसके कंपोनेंट्स, तो ये एनपी, हाँ जी बच्चे, ये एनपी वर्टिकल से 37 डिग्री बना रहा होगा, तो इसके कंपोनेंट्स करेंगे तो एनपी का एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा और एनपी का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा। तो एनपी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एनपी का वर्टिकल कंपोनेंट, एनपी को रिजॉल्व करेंगे तो एनपी का ऊपर वाला कंपोनेंट आएगा यानी वर्टिकल कंपोनेंट एनपी cos 37,
और वो बैलेंस कर रहा होगा 6 इंटू जी को, और एनपी का हॉरिजेंटल कंपोनेंट एनपी साइन 37 डिग्री जो कि बैलेंस कर रहा होगा एन डब्ल्यू को। दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दो, डिवाइड करने से एनपी चला जाएगा, एनपी एनपी कैंसिल, cos 37 डिवाइडेड बाय sin 37 जो कि उसकी वैल्यू आएगी 4/3 और 60 अपॉन नॉर्मल बाय द वॉल, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बोलो। यस सर। यस हाँ सर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक ये 6th क्वेश्चन है। ABCD are the points on a vertical line such that AB equal to BC equal to CD. If a body is released from the position A, the time of descent through the body AB, BC and CD are in this ratio. इसको समझाता हूं तुम्हें, देखो क्या है। ये कहना ये चाह रहे हैं कि एक पॉइंट आपका A है, एक पॉइंट B है, एक पॉइंट C चल रहा है और एक पॉइंट D चल रहा है। बॉडी एक, यहां से हमने बॉडी को रिलीज किया, यानी इनिशियल वेलोसिटी 0। ये सब बराबर डिस्टेंस है, ठीक है, इन सब डिस्टेंस को बराबर मान लेते हैं, तो इसको x मान लेते हैं, आगे भी x डिस्टेंस है, क्वेश्चन कह रहा है ये सब कुछ। तो जब आप A से B जाओगे, A से B, तो क्या इक्वेशन बनाओगे A से B के लिए? डिस्प्लेसमेंट हुआ x, इनिशियल वेलोसिटी हुई 0 और हाफ g इंटू टी स्क्वायर। यहां से टाइम निकालेंगे A से B जाने का, तो टाइम A टू B जाने का निकाल सकते हो यहां से 2x अपॉन जी का स्क्वायर रूट। फिर बॉडी पॉइंट सी तक आ गई, अब क्या इक्वेशन बनाएंगे? तो आप देखो, अब आपको ना B टू C की बात करनी है, तो जब B टू C की बात करोगे, B टू C, ध्यान से सुनना मैं जो बोल रहा हूं, बॉडी B पॉइंट पर कुछ वेलोसिटी भी तो गेन कर चुकी होगी, जो थर्ड इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स से ला सकते हो। B पॉइंट पर वेलोसिटी थर्ड इक्वेशन से वो आएगी √2gx। तो जब आप B टू C की बात करोगे तो डिस्प्लेसमेंट x लिखा जाएगा, लेकिन अब की बार इनिशियल वेलोसिटी कंसीडर हो गई, अब की बार इनिशियल वेलोसिटी √2gx हो गई इनटू टाइम और प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ये बात आई समझ में क्या किया हमने? आई ये बात समझ में क्या किया है? यस सर। तो ये टाइम आपका B टू C जाने का है। और ऐसे ही जब आप तीसरा काम करोगे, थर्ड C टू D, तो अब पॉइंट C पर आकर के आपके पास वेलोसिटी आ चुकी होगी √2g, और टोटल डिस्प्लेसमेंट अब आप 2x कर चुके हो स्टार्टिंग पॉइंट से, ये वेलोसिटी हो गई पॉइंट C पर। तो C से D के लिए जो डिस्प्लेसमेंट x होगा उसमें भी इनिशियल वेलोसिटी √4gx होगी। हालांकि इसका एक मेथड और भी है, और भी तरीके हैं इसको करने के, बट ये एक ऑप्शन ये है आपके पास, एक ऑप्शन ये है, और इसके अलावा भी तरीका है करने को। है सॉरी, मेरी वॉइस तो बड़ा चिल्ला तो रहा हूँ यार मैं, वॉइस तो आनी चाहिए मेरी। सर आ रही है, वॉइस आ रही है। सॉरी, सही हो गया। अच्छा आ रही है सर आपकी हाँ, वॉइस। ठीक है ठीक है। अब इसको आप लोग थोड़ा सा देखो कैसे होगा इसका आंसर, मतलब ये इक्वेशन कैसे सॉल्व की जा सकती है। दूसरा तरीका मैं ये कह रहा हूँ, एक तो तरीका ये है, दूसरा तरीका क्या है कि A टू B तक के लिए तो टाइम सॉल्व कर लिया कि इसका टाइम जो है वो √2x/g है। एक तरीका ये भी बता रहा हूँ आपको। इसके बाद एक काम करो, आप A टू C अगर मैं डायरेक्ट लेता तो मैं क्या इक्वेशन लिखता है A टू C के लिए? कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ मेरा? A टू C की बात करें 2x हो गया। इनिशियल वेलोसिटी क्या होती? A टू C में इनिशियल वेलोसिटी हाँ 0, उसमें सीधा हाफ GT स्क्वायर था। इससे आपको ना टाइम A टू C का मिल जाता है, टाइम फ्रॉम A टू C की वैल्यू मिल जाती है 4x/g का स्क्वायर रूट। और जब टाइम A टू C मिल जाता तो टाइम B टू C निकालने के लिए आप क्या करते हैं? टाइम A टू C माइनस टाइम A टू B। तो टाइम B टू C निकालने का एक ऑप्शन ये भी है कि A टू C तक का टाइम है √4x/g और A टू B तक का टाइम था √2x/g। तो इससे अभी आपको टाइम मिल जाएगा B टू C जाने का। और ऐसे ही आप A टू D की बात कर लो, डिस्प्लेसमेंट हो गया 3x, उसको लिख देंगे हाफ जी टाइम A टू D का स्क्वायर। इससे टाइम A टू D का मिल जाएगा √3 इंटू 2
6x/g, और a से d तक के टाइम में से, मतलब टाइम अगर आपको c to d निकालना है तो इट शुड बी टाइम फ्रॉम a to d माइनस टाइम फ्रॉम a to c। समझ गए इसमें क्या करना है? यस सर। तो ये भी एक तरीका है, सिंपल Yes. तरीका है। दोनों में से जो आपको सही लगे उससे कर लो, जो अप्रोच सही लगे उससे आप इसको ट्राई करिए। सर बी आ रहा था वैसे इसका। हाँ तो वही आंसर होगा। यस सर वही था। हाँ सर वही था, वही था। ठीक है, नेक्स्ट ये देखते हैं। ओह, फोर्स दे रखा है तुमको, ठीक है जी। अब अच्छा ये बताओ, इसमें जो फोर्स गिवन है उसको अगर हम डिस्कस करें तो ये 2xy i कैप एंड प्लस वाई स्क्वायर जे कैप, ये फोर्स गिवन है। देखिए अगर हम अपना पाथ ये वाला चूज करें, ध्यान सुनना, पाथ ए से बी और बी से सी, ये वाला पाथ, तो ये बताओ पहला डिस्प्लेसमेंट ए से बी हम कौन सी एक्सिस के पैरेलल चल रहे हैं? आर वी मूविंग पैरेलल टू वाई एक्सिस और पैरेलल टू द एक्स एक्सिस? ए टू बी, ए टू बी मोशन एक्स एक्सिस पर है, और बी टू सी में वाई एक्सिस। तो जब आप एक्स एक्सिस के पैरेलल चलोगे तो जो वर्क होगा वो फोर्स के एक्स कंपोनेंट से आएगा। डिस्प्लेसमेंट अगर एक्स एक्सिस पर है तो फोर्स का एक्स कंपोनेंट देखेंगे, यानी कि 2xy देखेंगे। तो 2xy और डिस्प्लेसमेंट को dx करके इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेट इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि वेरिएबल फोर्स दिया गया आपको। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स में पूरा पूरा फोर्स नहीं कंसिडर करना है, फोर्स का सिर्फ वो वाला कंपोनेंट कंसिडर करना होता है जो आपके डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल हो। तो जब आपका डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस पर है तो एक्स एक्सिस के पैरेलल फोर्स, जब डिस्प्लेसमेंट वाई एक्सिस पर होगा तो वाई एक्सिस के पैरेलल फोर्स, यानी कि जब बी टू सी का वर्क निकालेंगे तो हम फोर्स का वाई वाला कंपोनेंट यानी कि वाई स्क्वायर को यूज करेंगे और साथ में डी वाई मल्टीप्लाई करके उसको इंटीग्रेट करेंगे। और लिमिट क्या लगाएंगे? तो जब हम a टू b जाएंगे तो हमारा dx है, यानी कि लिमिट x के हिसाब से होगी। तो पॉइंट a पर हाँ 0 और फिर 1 हो गया। और जब b टू c जाएंगे तो y कोऑर्डिनेट 0 से 1 जाएगा। अब इसमें एक पॉइंट समझो, a से लेकर के b तक के किसी भी पॉइंट पर, a से b तक कोई भी पॉइंट कंसीडर करो, बताओ जरा y कोऑर्डिनेट कितना होगा? एनी पॉइंट प्रेजेंट बिटवीन a एंड b, तो y 0 हो गया। यानी इस इंटीग्रेशन में y की वैल्यू 0 हो गई ना, 0 नहीं हो गए अलोंग ए बी, क्योंकि ए बी तो एक्स एक्सिस के ऊपर है। तो एट एनी पॉइंट प्रेजेंट ऑन द लाइन ए बी दिस y विल बी 0, so the whole term inside the integration will be 0. That means the answer वर्क along AB 0 आ गया। हाँ, and work along BC is simply y square dy, जिसका इंटीग्रेशन y cube by 3 यानी कि 1/3। तो टोटल आंसर आपका हो गया 1/3 जब आप ABC पाथ फॉलो करेंगे तो। और यहाँ 8/3 है, ये गलत आंसर है। अब इसमें चेक करना पड़ेगा, वर्क डन अलोंग द पाथ AC इज 1 जूल। अब देखो इसको भी चेक करके दिखाते हैं। पाथ AC कैसे चेक करेंगे यार? तो पाथ AC में देखो, पाथ AC क्या है, मतलब ना तो ये x एक्सिस के अलोंग है, इधर x एक्सिस ना y एक्सिस, ये दोनों ही नहीं है। तो ऐसे में हम अपना कौन सा कंसेप्ट लगाएंगे वर्क निकालने के लिए? फिर हम लगाते हैं इंटीग्रेशन में fx dx और प्लस fy dy, ये दोनों को ऐड करते हैं। तो फोर्स का x कंपोनेंट हो गया 2xy इंटू dx प्लस फोर्स का y कंपोनेंट हो गया y स्क्वायर इंटू dy, लिमिट 0 से 1 यहां पर भी और लिमिट 0 से 1 यहां पर भी। बट इसमें एक बात ध्यान से समझो, सेकंड वाला इंटीग्रेशन तो आपका 1/3 आ जाएगा, पहले वाले इंटीग्रेशन में इस y को कैसे हटाओगे? तो जो a टू c है, एक बार फिर मैथ काम करेगी। इसकी इक्वेशन लिखो, इसकी इक्वेशन, और इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन
इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इसमें वो वाला फॉर्म यूज करो सिचुएशन के हिसाब से, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाला फॉर्म। तो क्योंकि ये लाइन ओरिजिन से पास हो रही है तो इसका प्लस सी तो जीरो हो गया, बिकॉज सी हमेशा y इंटरसेप्ट होता है, और m मतलब स्लोप, स्लोप ऑफ दिस लाइन tan थीटा के हिसाब से निकाल सकते हैं, एंड स्लोप ऑफ लाइन इज 1। तो यहाँ पर y इक्वल टू एक्स होगा। तो यहाँ पर y को रिप्लेस करेंगे, y को रिप्लेस करोगे x के, तो जब y x से रिप्लेस हो जाएगा तो इस इंटीग्रेशन में 2x स्क्वायर बन जाएगा, और 2x स्क्वायर का जब इंटीग्रेशन करेंगे 2x स्क्वायर का, तो हमारा 2/3, यानी ये वैल्यू 1 जूल आ जाएगी। सी ऑप्शन सही हो गया, तो बाकी वैसे भी गलत हो गए। और जब दो अलग अलग रास्ते से अलग अलग वर्क आए तो ये कंजर्वेटिव फोर्स है या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है? नॉन कंजर्वेटिव। बस हो गया प्रूफ, ऑप्शन भी आ गया। ठीक है, 8th क्वेश्चन, ये ऑलरेडी जेई का क्वेश्चन है, जेई 2005 का क्वेश्चन है ये। कंसेप्ट लगाओ मैक्सिमम वेलोसिटी। पहली बात तो ये बताओ वेलोसिटी मैक्सिमम होने की कंडीशंस क्या होती हैं? तो मैक्सिमम वेलोसिटी का मतलब देखिए एक्सेलरेशन होता है dv डिवाइडेड बाय dt, और कैलकुलस में एक कंसेप्ट है ना, बेसिक मैथ्स का कंसेप्ट है, कह सकते हो कैलकुलस का भी कंसेप्ट कह सकते हो इसको। तो कैलकुलस ये कहती है कि इफ v इज मैक्सिमम, यानी कि कोई भी वेरिएबल जब मैक्सिमम होगा तो उस वेरिएबल का डिफरेंशिएशन, इसको बोलते हैं कंसेप्ट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा। कैलकुलस में मैक्सिमा मिनिमा कंसेप्ट कहा जाता है कि जब कोई भी वेरिएबल मैक्सिमम हो तो उसका डिफरेंशिएशन जो होना चाहिए वो इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो वेलोसिटी का मैक्सिमम तभी होगा जब a 0 हो, क्योंकि वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन एक्सेलरेशन ही होता है। तो यानी फाइनल मूवमेंट पे। हाँ, यानी कि ये जो 11 सेकंड वाला मूवमेंट है यही वो मूवमेंट है जहां पर वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। और इसके बाद अब अपना काइनेमेटिक्स का ग्राफ वाला कंसेप्ट, काइनेमेटिक्स ग्राफ का कंसेप्ट क्या था, उसमें ये डिस्कस किया गया था, वो हमने, पर मुझे याद है कि एरिया ऑफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ इज चेंज इन वेलोसिटी। हाँ शाबाश, चेंज इन वेलोसिटी। तो अब इसका एरिया निकालेंगे इस ट्रायंगल का, तो हाफ बेस इनटू हाइट इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियली वो रेस्ट पे था 0, और 550 इंटू 2 मतलब सॉरी 155, बी ऑप्शन आ जाएगा इसमें से। ठीक है बोलो। इसमें आपने मैक्सिमम और मिनिमम वाली बात बताई थी, एक बार बता दीजिए। वो बच्चा मैक्सिमम मिनिमम वाला मेरा कंसेप्ट नहीं है, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, मैं रिपीट ही करूंगा उसको, कि ये मैथमेटिकल कंसेप्ट है कि कोई भी क्वांटिटी, चाहे वो वेलोसिटी हो, डिस्प्लेसमेंट हो, मोमेंटम हो, किसी भी क्वांटिटी के आगे जब लिखा जाए मैक्सिमम, तो ये एक मैथमेटिकल यूनिवर्सल कंसेप्ट है कि द क्वांटिटी विच इज मैक्सिमम, डिफरेंशिएशन ऑफ दैट क्वांटिटी शुड ऑलवेज बी 0। ये कॉन्सेप्ट मुझे उस टाइम स्ट्राइक नहीं किया था कि चेंज इन वेलोसिटी v माइनस यू बाई टी लिया। हाँ। और सर t, और सर हमने देखा कि अगर v मैक्स होना चाहिए हमारा, तो ऑब्वियसली हमारा t मिनिमम और u माइनस u जो है वो मिनिमम होना चाहिए। तो t हमने वहां पर अगर 0 लेते मिनिमम में तो 1 डिफाइंड चला जाता था, तो 1 लिया था, और u में 0 ले लिया था, तो उसकी वजह से v मैक्स 55 आ गया था। चलो ठीक है, वो भी सही है, बट मैं तो देखो हम लोग बच्चा यार, हम लोग आंसर बताना काम नहीं है मेरा, मतलब हम लोग इसलिए इतना डिस्कस कर लेते हैं कि यार कुछ और 2-4 डाउट तुम लोग के क्लियर हो जाए इसी बहाने, मतलब हो सकता है कि इससे मिलते जुलते डाउट और भी रहे हो तुम्हारे। ठीक है बोलो। यस सर आ गया। चलो जी नेक्स्ट, देखो इसमें क्या करेंगे। जी बच्चों, तो पहला क्वेश्चन बताओ। सर इसमें
करेक्ट आंसर में सर जो एंगल था वो 30 डिग्री बता रहा था, 50 डिग्री बता रहा था, लेकिन आंसर आया 30 डिग्री और 5 √3। देखते हैं, चलो को थोड़ा सा सर इसको इसकी सॉल्यूशन में थोड़ी गलती थी। देख लेता हूँ। अच्छा अभी देख लेता हूँ। देखो सबसे पहली तो बात ये है कि देखिए इसके कंसेप्ट पहले आपको समझाऊं क्या है। कंसेप्ट समझो मेरा। दे कोलाइड इन द एयर आफ्टर 1/2 सेकेंड्स। बच्चा लोग सुनो, जो लेफ्ट वाला प्रोजेक्टाइल है जिसको आपने 20 मीटर पर सेकंड पे थ्रो किया है, और पहले तो अपनी थ्योरी याद करते हैं। थ्योरी हमारी क्या थी, याद करो जरा। थ्योरी मैं आपको याद दिलाऊं। थ्योरी हमारी ये कहती थी कि प्रोजेक्टाइल की थ्योरी की एक्स कोऑर्डिनेट कभी भी निकालना होता था तो वो इनिशियल एक्स कोऑर्डिनेट प्लस इनिशियल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट यानी कि u cos थीटा इंटू टी, और y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम y की इनिशियल कोऑर्डिनेट प्लस u sin थीटा इंटू टी। अब पता नहीं तुम लोग ये सब याद है नहीं याद है, लेकिन हमको प्रोजेक्टाइल के टाइम पर आपको ये सब कुछ बहुत डिटेल में बताया था। सर याद है। तो इसको लगाओ बेटा, खत्म कहानी। ये जनरलाइज मैंने किया था उस समय। अब देखो मैं कैसे समझा रहा हूँ आपको यहाँ पर, ध्यान सुनना। मैं लेफ्ट वाले पार्टिकल को ओरिजिन मानता हूँ। लेफ्ट पार्टिकल को इधर वाई एक्सिस मान लेते हैं, हॉरिजॉन्टल को एक्स एक्सिस मान लेते हैं, और ये कोऑर्डिनेट आपका है x,0। थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ पर एक काम करने जा रहा हूँ, x की जगह पर नया सिंबल यूज करूंगा बिकॉज कंफ्यूजन ना हो। तो मैं इसको d मान लेता हूँ, इसे x की जगह d मान लेते हैं इसको। तो लेफ्ट पार्टिकल 1 और राइट पार्टिकल 2। तो पार्टिकल नंबर 1 जो लेफ्ट साइड पर है उसके लिए पार्टिकल नंबर 1 लेफ्ट साइड पर। तो इसके लिए चेक करो x इक्वल टू उसका इनिशियल x कोऑर्डिनेट क्या है पार्टिकल नंबर 1 के लिए। तो पार्टिकल नंबर 1 ओरिजिन से ही स्टार्ट हुआ है 0, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 20, उसका cos थीटा इंटू टाइम t। ये पार्टिकल नंबर 1 के लिए फर्स्ट इक्वेशन। पार्टिकल नंबर 2 की y इक्वेशन, उसका इनिशियल y कोऑर्डिनेट 0 प्लस उसका y कंपोनेंट यानी कि 20 इंटू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, जी की जगह 10 पुट कर लेंगे तो माइनस 5t स्क्वायर। ये हो गई सेकंड इक्वेशन। अब हम ऑब्जेक्ट नंबर 2 की बात करते हैं। उसके लिए x की वैल्यू, तो वो इनिशियली कितने कोऑर्डिनेट पर है। तो पार्टिकल नंबर 2 का इनिशियल x कोऑर्डिनेट ऑलरेडी d है, प्लस उसका u cos थीटा, तो u उसका 10 है और cos थीटा, इस इक्वेशन में थीटा हॉरिजॉन्टल से एंगल होता है, हॉरिजॉन्टल से। तो पार्टिकल नंबर 2 हॉरिजॉन्टल से 90 डिग्री के एंगल पर है, यानी कि हम यहाँ पर cos 90 डिग्री पुट कर लेंगे। लेफ्ट कंपोनेंट होगा ही नहीं सर, मतलब 0 आ जाएगा कुल मिला। हम तो सिर्फ ये बात कह रहे हैं कि 2 ही इक्वेशन में प्रोजेक्टाइल निपट जाता है पूरा। मैं तो मतलब सिंपल करने की बात कर रहा हूँ। y की इनिशियल वैल्यू 0 है, इनिशियल वैल्यू 10 साइन 90 इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर यानी माइनस 5t स्क्वायर। ये चौथी इक्वेशन हो गई, खत्म। और टाइम तुमको दे रखा है क्वेश्चन में, टाइम भी तो दे रखा है। 1/2 खत्म हो गया क्वेश्चन। बताओ थर्ड इक्वेशन में t को 1/2, थर्ड इक्वेशन में क्या आंसर आएगा। थर्ड इक्वेशन में सॉरी थर्ड नहीं, फोर्थ इक्वेशन। फोर्थ इक्वेशन में t इक्वल टू 1/2 रखो। फोर्थ इक्वेशन में t इक्वल टू 1/2 कि क्या y की वैल्यू नहीं आ जाएगी। बोले यस सर। 3.75 आ रही थी। हालांकि y निकालना नहीं है मुझे, y निकालना नहीं है आपको। क्या चीज, अरे क्या कर रहे हो यार आप, बताओ। अच्छा देखो ये बताओ, सॉल्व भी करके दिखाएं। ये बताओ सेकंड इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन दोनों की लेफ्ट एलएचएस पे y है, तो दोनों का आरएचएस कॉमन नहीं होना चाहिए। अगर आप सेकंड इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन को देखो, इसमें भी लेफ्ट y, यहाँ भी y, इसमें भी माइनस 5t स्क्वायर, यहाँ भी माइनस 5t स्क्वायर। इसका मतलब ये जो 20 साइन थीटा है और ये जो 10 साइन 90 है, ये दोनों बराबर नहीं होने चाहिए सेकंड और फोर्थ इक्वेशन से। तो 20 साइन थीटा शुड बी इक्वल टू 10 साइन 90 यानी कि 1, यानी थीटा यहाँ से 30 डिग्री आ रहा है। यस अब आप फर्स्ट इक्वेशन यूज कर लो। फर्स्ट इक्वेशन में x की जगह पर, फर्स्ट इक्वेशन में x की जगह पर मतलब ये जो 20 थीटा 30 डिग्री और टाइम हाफ 20 cos 30 और टाइम हाफ 5√3 5√3 5 x आ गया। तो एक ऑप्शन आ गया 5√3।
थीटा वाला गलत आ गया, सी वाला ऑप्शन सही आ गया, डी गलत हो गया। खत्म हो गया क्वेश्चन। मतलब मेरा सिर्फ ये कहना है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में अगर ये दो इक्वेशन जिस बच्चे को समझ में आ जाती है कि ये लगाना कैसे है ना, फिर खत्म है क्वेश्चन उसके लिए यार। तो सर इसमें तो 5 मार्क्स चले जाते हैं। क्यों? सर क्योंकि जो ऑपरेटर्स ने जो आंसर फीड किया था सर वो ए और सी था और बी और सी आ रहा था। अच्छा ठीक। आंसर करेक्ट करवा देंगे। देखो अगला देखो सर ऐसे बहुत प्रॉब्लम करवा देंगे भैया, आंसर करेक्ट हो जाएंगे, उसमें आप टेंशन न लें, वो आंसर सही हो जाएंगे। देखिए 1 kg, 4 kg, 2 kg, ये 3 ब्लॉक 10th क्वेश्चन ये हो गया होगा। ये सर बहुत इजी था, ये हो गया था। चलो और बताओ स्पेस हो गया था, इसका आंसर हमको डाउट है। अच्छा नहीं सर हो गया था, ये इजी काफी। क्या डाउट है आंसर में? मतलब आंसर गलत टाइप हो गया है ये डाउट है, या आंसर आपका? ये सर ऑप्शन से मैच नहीं था, मतलब कुछ हो गए थे, एक दो नहीं हुए थे मतलब। पता देखो अच्छा भैया, ये 2 किलोग्राम यही कर दे रहे हैं। 2 किलोग्राम के ऊपर 20 न्यूटन का वेट दिखाएंगे, इस 1 किलोग्राम के ऊपर एक टेंशन फोर्स दिखाओगे T1, 4 किलोग्राम के ऊपर एक टेंशन दिखाओगे T2, और 20 किलोग्राम के ऊपर कितना टेंशन दिखाएंगे यहाँ पर बताओगे जरा? कौन सी स्ट्रिंग जो है वो T2 वाली, तो 2T2 हाँ। उसके अलावा 1 किलोग्राम के ऊपर बैकवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा, उसको F1 डिनोट करोगे। 4 किलोग्राम के ऊपर बैकवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन काम करेगा, उसको F2 से डिनोट करो। ठीक है? यस और उसके बाद एक काम और करना पड़ेगा आपको कि ये जो 1 किलोग्राम और 4 किलोग्राम की बॉडीज हैं, ये तो आपस में सेम एक्सेलरेशन ए पर चलेंगी, लेकिन ये जो 2 किलोग्राम की बॉडी है इसका एक्सेलरेशन ए नहीं होगा, इसका एक्सेलरेशन आपको कुछ और मानना पड़ेगा। और इसका एक्सेलरेशन जो आएगा वो a/2 आएगा बाय द कंस्ट्रेंट। मतलब अगर आपने इस कंसेप्ट पर ध्यान नहीं दिया होगा तो फंस गए होगे। कंस्ट्रेंट पर ध्यान नहीं दिया होगा तो आप फंसे होगे इसमें, तो ये गलती हुई होगी। और जिनको कंस्ट्रेंट नहीं आ रहा उनको मैं अलग से दिखा दे रहा हूं कि यहाँ पर कंस्ट्रेंट कैसे बनेगा। और ये क्वेश्चन तुम लोगों ने HCV में 100% लगाया होगा, और HCV की प्रैक्टिस की होगी तो ऐसे क्वेश्चन उसमें हैं। इस टाइप के क्वेश्चन दोनों के कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अलग नहीं थे, बाकी सेम था। ये ऐसे है मान। हाँ अब इसमें एक में अगर T दिखाएं और एक में A1 दिखा देते हैं, दूसरी तरफ आप 2T दिखाओगे और A2 दिखाओगे, नीचे 2T और A2, तो भाई टेंशन वाला मेथड लगाओ। टेंशन और A1 का प्रोडक्ट TA1, और दूसरी तरफ 2T और A2 का नेगेटिव प्रोडक्ट आएगा इक्वल टू 0। यहां से आपको प्रूफ हो जाता है कि A1 बराबर 2A2, यानी कि A2 बराबर हाफ A1। तो ये कंस्ट्रेंट का कंसेप्ट आप देखो तो HCV के क्वेश्चंस में भी है, क्लास के भी क्वेश्चंस में है। अब अगर क्वेश्चन गलत हुआ है तो इसको एनालाइज भी करो कि किस वजह से गलत हो रहा है। क्या आपका कंस्ट्रेंट वाला कंसेप्ट वीक है, कि न्यूटन लॉ वाला कंसेप्ट वीक है, कि फ्रिक्शन वाला कंसेप्ट वीक है? टेस्ट डिस्कशन का मतलब यही होता है कि अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस को आइडेंटिफाई किया जाए, और अगर कंस्ट्रेंट में प्रॉब्लम है तो उसकी फिर से प्रैक्टिस की जाए एक बार। अभी आंसर मैच कर जाएगा। अगर आंसर नहीं मैच किया तो उसका सिर्फ एक ही रीजन हो सकता है कि कंस्ट्रेंट इक्वेशन का यूज नहीं किया होगा आपने, तीनों ब्लॉक का सेम एक्सेलरेशन माना होगा। यही एक वजह हो सकती है कि आंसर ना मैच करे। इलेवेंथ करें इसको। सर इसमें डाउट है। An ice block of mass 10 kilogram slides down an inclined 5 meter long and 3 meter high. A man pushes up the ice block parallel to the incline so that it slides down at the constant speed. देखिए जी 10 किलोग्राम का ब्लॉक इसके ऊपर रख रहे हो आप क्वेश्चन के हिसाब से, तो एक तो उस पर फोर्सेस देखो कौन सी आएंगी। 10 साइन थीटा, 10 इंटू जी यानी 100 साइन थीटा,
mg sin थीटा, दूसरी तरफ mg cos थीटा, 100 cos थीटा, उसके अलावा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, और ये स्लाइड कर रहा नीचे, तो अगर ये नीचे स्लाइड कर रहा तो फ्रिक्शन ऊपर की तरफ, जिसकी वैल्यू म्यू इंटू नॉर्मल, और इसके अलावा उस मैन का फोर्स, तो मैन पुश कर रहा ऊपर की तरफ, तो एक फोर्स अपवर्ड साइड पर, फोर्स बाय द मैन, और कांस्टेंट स्पीड से बॉडी आ रही है, यानी कि जीरो एक्सेलरेशन से, यानी कि फोर्सेस बैलेंस। तो आप इसमें उठा करके सारी फोर्सेस को कर दो बैलेंस, तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की वैल्यू हो जाएगी 100 इंटू कॉस थीटा, और थीटा निकाल सकते हैं, उसके लिए लेंथ और हाइट दे रखी है, उसको अलग से देखो कि जो ये इंक्लाइंड प्लेन है इसकी हाइट दे रखी है 3 मीटर की और लेंथ दे रखी है 5 मीटर की, 37 आ रहा था। तो यहाँ थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। फिलहाल तो मैं थीटा लिख दे रहा हूँ, लेकिन आप थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो। तो एक इक्वेशन ये बन जाएगी n बराबर 100 cos थीटा, और एक इक्वेशन मैन वाले फोर्स की, मैन वाला फोर्स और प्लस फ्रिक्शन का फोर्स जो कि म्यू इंटू नॉर्मल है, ये दोनों मिल करके डाउनवर्ड डायरेक्शन के 100 sin थीटा को बैलेंस कर रहे होंगे। सेकंड इक्वेशन ये बन गई। और आगे का क्वेश्चन, अब आगे का क्वेश्चन तुम इससे कर सकते हो कि इससे पहले क्या करो, मैन की फोर्स निकालो, फोर्स बाय मैन फाइंड आउट कर सकते हो, और वर्क डन बाय द मैन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन बाय मैन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, कर लेंगे इसको आगे। यस सर कर लेंगे। वर्क डन बाय ग्रेविटी mg इंटू हाइट, mg इंटू हाइट, वर्क डन बाय सरफेस मतलब क्या, वर्क डन बाय सरफेस मतलब क्या, किसका वर्क, फ्रिक्शन का। तो पहले वाले में मैन का वर्क निकालना है, दूसरे में ग्रेविटी का वर्क निकालना है, तीसरे में फ्रिक्शन का वर्क निकालना है। और पहला और ए और डी तो सिमिलर ऑप्शन से, बस न्यूमेरिकल वैल्यूज का डिफरेंस है, मतलब या तो ए सही आएगा या तो डी सही आएगा। इसको कर लीजिए, देख लीजिए इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है सर। सर जैसे हम लोग जेई मेंस या एडवांस देंगे सर, जो प्रोफेशनल वाले होते हैं जो हम लोग देंगे सर, उसमें अगर एक भी ऑप्शन गलत हो गया या रह गया तो वो पूरा क्वेश्चन ही मार्क कर जाते हैं। हाँ अच्छा ठीक है। 13th का 12th करना है, बताओ जल्दी बताओ, आपसे टाइम का है ना, टाइम काफी लग रहा है कि क्वेश्चन में डिटेल में करना है। सर डिटेल में नहीं, ये वैसे आसान है, 12th स्किप कर रहे हैं इसको। इसको देखो जल्दी से यार, रखोगे ना हमको रह जाएगा टॉपिक, एटलीस्ट एक पेपर को फुल एडवांस वाला डिस्कस करना है। मेंस तो मैंने देखा था पेपर थोड़ा सा फिर भी आसान था मेंस वाला। तुम लोग का क्या मेंस डिफिकल्ट लगा? नहीं सर यही ज्यादा डिफिकल्ट था। अच्छा देखो सर मेंस इजी था सर, ये टफ था ज्यादा। चलो इसीलिए इसको पहले लिया। 18th वाले क्वेश्चन में, 18th वाले में डिस्प्लेसमेंट दे रखा है टी क्यू माइनस 6t स्क्वायर प्लस 9t, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 सेकेंड्स इज 7k। अब सुनो, पहले 18th को डिस्कस करेंगे। देखो तुमको डिस्प्लेसमेंट दे रखा है तो वेलोसिटी कैसे लाओगे ये बताओ पहले। तो वेलोसिटी काइनेमेटिक्स कहता है कि डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करो, ds बाई dt करो। कितना आंसर आएगा इससे? तो आंसर बना, डिफरेंशिएट करने के बाद 3 इंटू टी स्क्वायर माइनस 12 इंटू टी और प्लस 9। अब ये मैंने क्यों किया, मैं बता रहा हूं मैंने क्यों किया। मैं ये चेक करने वाला हूं एट व्हाट टाइम वेलोसिटी विल बी 0, मैं ये चेक करने वाला हूं एट व्हाट टाइम v इक्वल टू 0। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, दैट मीन्स मेरे को ये चेक करना है कि टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3 ये कब 0 होगा, इसकी वैल्यू 0 कब होगी। तो मैथमेटिकली आपको इसके थ्रू आंसर मिल जाएगा। -3 और -1 मेरे ख्याल से इसके कर देंगे तो 1 और 3 शायद इसके रूट्स आ जाएंगे, वेरीफाई कर लेना। मेरे हिसाब से 1 नहीं, 1 और 3 नहीं आएंगे।
टी स्क्वायर माइनस 3t और माइनस टी माइनस 1। सही आएंगे। सही है ना? यही हाँ है। ठीक है ठीक है। अब इसका मतलब सुनो क्या हुआ है। अब इस बात को समझो, ये मैंने क्यों किया मैं बता रहा हूं आपको। 0 से लेकर के और 1 सेकंड तक, फिर 1 सेकंड से लेकर के 3 सेकंड्स तक, और 3 सेकंड से लेकर के 4 सेकंड तक। 0 से 1 सेकंड तक आप कोई भी वैल्यू पुट करो, मैं 0 पुट कर लेता हूं। तो जैसे ही वेलोसिटी के अंदर टाइम की वैल्यू 0 पुट करेंगे, मुझे एक पॉजिटिव वेलोसिटी मिलेगी, यानी कि वेलोसिटी पॉजिटिव है। 1 से 3 के बीच कोई भी वेलोसिटी, कोई भी वैल्यू, 1 और 3 के बीच की कोई भी वैल्यू, मान लो 2 रखते हैं, तो जैसे ही आप वेलोसिटी वाली एक्सप्रेशन में टाइम को 2 पुट करोगे, टाइम इक्वल टू 2 या कोई भी वैल्यू जो 1 और 3 के बीच में हो, वेलोसिटी वाली एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट करो, आपको दिख जाएगा ये नेगेटिव वैल्यू आएगी। और 3 से 4 के बीच की कोई भी वैल्यू, 3 से 4 के बीच कोई भी वैल्यू, मान लो 4 पुट कर देते हैं, तो आपको पता चलेगा वेलोसिटी पॉजिटिव है। इसका फिजिकल मतलब क्या है? फिजिकल मतलब क्या हुआ इसका, कि जो पार्टिकल है वो 0 सेकंड से 1 सेकंड तक पॉजिटिव डायरेक्शन में चला, 1 सेकंड से 3 सेकंड तक पीछे की डायरेक्शन में चला, और 3 सेकंड से 4 सेकंड तक फिर फॉरवर्ड चला वो। अब मान लो 0 से 1 सेकंड तक वो d1 डिस्टेंस चला, 1 सेकंड से 3 सेकंड तक वो d2 डिस्टेंस चला, फिर d3 चला, तो टोटल डिस्टेंस कैसे निकालोगे? क्योंकि यहां पर डिस्टेंस वर्ड है, डिस्प्लेसमेंट वर्ड नहीं है। तुमको जो इक्वेशन दी है वो डिस्प्लेसमेंट की दी है, पूछा डिस्टेंस है। तीनों को ऐड करना पड़ेगा। तीनों ऐड को करना। हाँ, तो अब कैसे करेंगे सुनो। जो आपको डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दी है उसमें t को 0 पुट करो, कितना आंसर आ रहा है? अब मैं जो बोलूंगा उसको ध्यान से करना है। अब मैं जो बोलने वाला उसको ध्यान से करना है यार। हाँ सुनो, ध्यान से करना है, इसको समझ आएगा तुमको। टाइम लग रहा है, लगने दीजिए, कोई बात नहीं। t इक्वल टू 0 पर s की वैल्यू कितनी है? t इक्वल टू 0, s इक्वल टू 0। t इक्वल टू 1 पे, t इक्वल टू 1 पे s कितना है? t इक्वल टू 1 4। t इक्वल टू 3 पर, t इक्वल टू 3 पर 1 s की वैल्यू, t इक्वल टू 3, 27 और प्लस 9 इंटू 3 0, 27 0। मतलब समझे क्या हुआ? मतलब है समझ में कि t इक्वल टू 3 पर फिर s 0 हो गया। क्या मतलब हुआ इसका जानते हो? इसका मतलब ये हुआ कि 0 से 1 सेकंड तक वो 4 मीटर आगे गया, और 1 सेकंड से 3 सेकंड तक वो 4 मीटर पीछे आया। और 4 पे कितना हुआ? t इक्वल टू 4 रखने पर, t इक्वल टू 4 रखें अगर, मतलब 4 क्यूब 64 माइनस 6 इंटू 4 स्क्वायर 16 इंटू 6 96 और प्लस 9 इंटू 4 36 100, मतलब 4 आया। 4 आया ना? यस सर 4 आया। इसका मतलब t इक्वल टू 4 पर वापस s की वैल्यू 4 हो गई। इसका मतलब फिर ये पलट के वापस चला गया। अब बताओ कितना डिस्टेंस कवर किया इसने? 4 मीटर आगे गया, 4 मीटर पीछे आया, फिर 4 मीटर आगे गया, 12 मीटर। तो डिस्टेंस कवर किया इसने 12 मीटर का। सर हाँ जी बच्चा। सर फर्स्ट 5 सेकंड में से बोला है। ओह हो सॉरी, तो 5 सॉरी 4 का निकाल दिया मैंने, गलती कर दी यार। 1 मिनट बच्चा, 4 से नहीं 5 का करना है, ठीक है यार। तो 5 का बता दो कितना आ रहा है यार, सॉरी गलती हो गई। धन हाँ सिर्फ प्रोसेस पे t इक्वल टू 5 पर निकाल लेंगे, t इक्वल टू 5 पर निकाल लेंगे तो 125 माइनस 25 ये 150 और 45 सर 20 आ रहा है। 45 120 20। इसका मतलब कि s इक्वल टू 20 है जब t इक्वल टू 5 है।
तो ठीक है, इसका मतलब 3 से 5 वो आगे चला गया, तो 4 मीटर आगे गए, 4 मीटर पीछे आए, 8 मीटर हो गया, और 20 मीटर और चले गए, 28 मीटर हो गया टोटल। टोटल आंसर हो गया आपका 28 मीटर। तो यानी 7K अगर है तो K कितना हुआ फिर? 4 आंसर हो गया इसका। अब यस सर। इस क्वेश्चन को मैंने इतना लेंदी इसीलिए डिस्कस किया है कि आगे से ध्यान रखना, जब भी ऐसे कोई क्वेश्चन आए और डिस्टेंस पूछा हो तो तरीका यही रहेगा। सबसे पहले क्या करोगे, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकालोगे, फिर चेक करोगे एट व्हाट टाइम द वेलोसिटी इज 0। जिस टाइम पर वेलोसिटी 0 होगी हम अपने जर्नी को उतने इंटरवल में ब्रेक करेंगे। जैसे 1 और 3 पे 0 हुई तो पहले 0 से 1 की कहानी, फिर 1 से 3 की कहानी, और 3 से फिर वहां तक जहां तक का आपको डिस्टेंस पूछा गया है, और अलग अलग करके हम चेक करेंगे कि कब कितना डिस्प्लेसमेंट किया मैंने। ठीक है, सर तो एक सर एक मिनट जल्दी से आंसर लीजिए सर, अगर सही है तो। कौन सा सर जहाँ आपने सर 0 से 1 और 3 मतलब 1 से 3 फिर 3 से 5 बताया है सर, वहाँ वेलोसिटी का हम लोग मतलब टी पुट करके वीटी ग्राफ से नहीं कर सकते थे? तो वीटी ग्राफ बना नहीं पाओगे ना, टी स्क्वायर है, पैराबोला बनेगा, पैराबोला ग्राफ बना के कोई फायदा नहीं होगा आपको, एरिया नहीं निकाल पाओगे। हाँ सर। अब 17th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। इसमें कह रहे हैं अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड विद द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकंड। और क्या पूछा है इसमें, ड्यूरिंग थर्ड सेकंड क्या पूछा है, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस? बोलो सर डिस्टेंस। डिस्टेंस यही आदमी झटका खाता है यार, इसको मैं अलग से डिस्कस कर रहा हूँ, पेज अलग यूज कर रहा हूँ। 17th क्वेश्चन में इसको हम ग्राफ से करना प्रेफर करेंगे, इस क्वेश्चन को ग्राफिकली करना प्रेफर करेंगे क्योंकि वो आसान मेथड है। अब देखो बच्चा, ये अगर आप सोचोगे ना कि यार हमको कैसे मालूम चलेगा कि ग्राफ से करना है कि इक्वेशन से करना है, तो यही तो प्रैक्टिस के, इसी के लिए तो प्रैक्टिस करवाई जाती है, इसी के लिए टेस्ट लिए जाते हैं कि जितने ज्यादा क्वेश्चंस करोगे और जितने ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स करोगे, कि ग्राफ से भी करो, इक्वेशन से भी करो, अपने आप एनालिसिस करो कि कौन सा मेथड आसान है, कौन सा टफ है। क्योंकि इसका सच्चाई बताऊं तो कोई भी टीचर तुमको नहीं बता सकता कि यार, कोई भी फ्रेंड नहीं बता सकता कि इसको कैसे करो, क्योंकि सबका सॉल्व करने का तरीका अलग है और ये प्रैक्टिस से ही आएगा। 25 मीटर पर सेकंड से अगर आप बॉडी को फेंक रहे हो तो नोटिस करना, तो एक बॉडी को अगर आप 25 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंको, थ्रो करो, और ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की नीचे की तरफ लग रही होगी, तो वेलोसिटी इक्वल टू u प्लस at का कंसेप्ट लगाएंगे, तो 25 माइनस 10 इंटू टी, तो t इक्वल टू 0, वेलोसिटी इज 25, t इक्वल टू 1 कितनी वेलोसिटी आएगी, ध्यान से देखो, t इक्वल टू 1 रखो, सो 15। तो 15 हो जाएगी। ऐसे करके आप वेलोसिटी को चेक करते जाओ, और वेलोसिटी 0 कब होगी, अगर हम ध्यान से देखें 2.5 पर, और ये एक स्ट्रेट लाइन है, अगर आप देखो तो ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन नहीं बन रही, तो इसका मतलब वेलोसिटी का ग्राफ फटाफट ड्रॉ करेंगे, ऐसे बनेगा ग्राफ बनेगा वेलोसिटी का, जिसकी वैल्यू 2.5 सेकंड्स पे जाकर के 0 हो जाएगी, और आपके क्वेश्चन में 3, तो और यहाँ पर 2 सेकंड्स पर वेलोसिटी की जो वैल्यू बनेगी, 2 सेकंड्स के करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी की वैल्यू 5 आएगी। यस सर। और ड्यूरिंग थर्ड सेकंड क्या हुआ, ड्यूरिंग थर्ड सेकंड मतलब कहां से कहां तक का टाइम हुआ, 3 सेकंड से 4 सेकंड। बच्चा ड्यूरिंग थर्ड क्लास कब आती है, थर्ड क्लास कब होती है, सेकंड क्लास खत्म होने के बाद आती है कि थर्ड क्लास खत्म होने के बाद आती है? सर यही कंफ्यूज हो गया। अभी आप 11th क्लास में हो ना, तो 11th ओवर हो गया है या 10th ओवर हुआ है? सर 10th। तो ड्यूरिंग थर्ड का मतलब व्हाट है, सेकंड ओवर हो गया ना, सेकंड ओवर हो चुका है और सेकंड और थर्ड के बीच का आप चल रहे हो, यानी बिटवीन 2 एंड 3, 2 का खत्म हो गया और 3, ये इंटरवल आपका कहलाता है ड्यूरिंग थर्ड। हाँ सर सही है, 0 से 1 होता है तो 2 से 3 रहने टाइम वाला कौन? नहीं, उसकी जरूरत ही नहीं है, उस पर डिस्प्लेसमेंट आता है फॉर्मूले से, फिर समझोगे। अभी डिस्टेंस पूछा है, तो यहां पर वीटी ग्राफ का एरिया लेंगे, लेकिन 2 सेकंड से लेकर के और 2.5 तक का एरिया अलग निकालेंगे, और 2.5 से 3 वाला एरिया अलग निकालेंगे,
और 3 सेकंड्स पर वेलोसिटी की वैल्यू -5 आ रही है। तो एक्चुअल में जो एरिया बनेगा 2 से 2.5, 2 से 2.5 वाला एरिया वो होगा हाफ 0.5 इंटू 5, और 2.5 से 3 वाला एरिया बनेगा हाफ 0.5 इंटू 5 माइनस में। लेकिन काइनेमेटिक्स में ये भी बताया गया था कि जब डिस्टेंस कैलकुलेट करने को दिया जाए तो दोनों एरिया पॉजिटिव में ही दिया जाता है। एरिया के आगे माइनस साइन हटा देते हैं। डिस्प्लेसमेंट लेते हैं तो माइनस साइन कंसिडर करते हैं, लेकिन जब डिस्टेंस कंसिडर करना होता है तो आप दोनों तरफ पॉजिटिव एरिया देखते हो। ये इसका रिजल्ट है। कुल मिलाकर के ये 2.5 मीटर आ जाएगा। अब 2.5 मीटर का मतलब 2.5 मतलब k/2 यानी k की वैल्यू 5। ठीक है, अभी ये एक तरीका है, और तरीके और भी हो सकते हैं, ग्राफ का भी हो सकता है, इक्वेशंस का भी हो सकता है, लेकिन वन डायमेंशनल मोशन में जहां तक कोशिश हो पाए ग्राफ से कर लो। पिछले क्वेश्चन में मैंने ग्राफ नहीं लगाया, नहीं सॉरी वीर, प्रोजेक्टाइल है ही नहीं है, वर्टिकली प्रोजेक्टेड है भाई, वर्टिकली प्रोजेक्टेड है, एंगल पे प्रोजेक्टेड नहीं है। सिक्सटीन्थ क्वेश्चन को पढ़ो, ध्यान से पढ़ना। फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट push it up the inclined plane is 3 times the force required to just prevent it from sliding down। देखो बताता हूं क्या होगा यहां पर 16th क्वेश्चन में। दो डायग्राम फटाफट बनाते हैं पहले तो यार। सर एक ही में कंपोनेंट बना दीजिए सर, बस डायरेक्शनल करनी होगी। 2 मिनट का था, फटाफट करते हैं यार। ये व्हाइट बोर्ड होता तो बच्चा ये मुश्किल से 10 सेकंड्स में डायग्राम बनते हैं हम लोग के, लेकिन अब स्क्रीन पर बनाने में थोड़ा। पहले क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है देखो, फोर्स रिक्वायर्ड टू, किधर की तरफ उस बॉडी को मूव करना है आप पढ़ो, जस्ट और पुश इट अप द इंक्लाइंड प्लेन, मतलब आप क्या करना चाह रहे हो, इसमें बॉडी को किधर लेके जाना चाहते हो पहले केस में। तो क्वेश्चन कह रहा है इसको ऊपर पुश करना है आपको, F लगाना है ऊपर, F1। और वहां पर ये भी वर्ड है जस्ट वाला वर्ड, ये इसका क्या मतलब होता है सर? एक्सीलरेशन 0 है, मतलब ये चलने वाला, हाँ, जस्ट पुश इट अप का मतलब होता है फ्रिक्शन अपने मैक्सिमम वैल्यू पर है। तो F1 हो गया। उसके बाद इसके अलावा और क्या फोर्सेस आएंगी, तो और फोर्सेस में इसका ग्रेविटी का कंपोनेंट नीचे की तरफ होगा mg sin थीटा, mg sin थीटा का फोर्स नीचे, mg cos थीटा का फोर्स परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड प्लेन, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। और फ्रिक्शन किधर लगेगा, जस्ट पुश इट अप मतलब ये बॉडी ऊपर जाने वाली है, ऊपर। जस्ट पुश इट अप का मतलब ये टेंडेंसी ऊपर जाने की है इसकी बॉडी, यानी फ्रिक्शन नीचे की तरफ होना चाहिए, और फ्रिक्शन म्यू इनटू एन होना चाहिए। और इक्वेशन ये बताइए इसमें काइनेटिक लगेगा ना, स्टैटिक। अभी बॉडी ऊपर गई नहीं है, बस अब जाने वाली है, होने वाली है। लिमिटिंग केस ऑफ फ्रिक्शन। सर जस्ट अबाउट टू बी मूव्ड अपवर्ड्स तो है नहीं सर, जस्ट पुश इट अप है मतलब सर एकदम लाइक कांस्टेंट वेलोसिटी से ऑलमोस्ट। नहीं तो सर इसमें काइनेटिक नहीं आना चाहिए। जस्ट पुश इट अप का मतलब हुआ कि पहले तो आपको ये, जैसे होता है कि भाई एक, अब ऐसे सुनो, अच्छा ऐसे सुनो भाई, एक एग्जाम में 40 नंबर पास है, 100 में 40 पासिंग मार्क्स है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ पासिंग मार्क्स कितने हैं, तो आप क्या बोलोगे, 40 या 40.001 बोलोगे। तो जो क्राइटेरिया है कि 40 न्यूटन की फोर्स लगाने के बाद ये बॉडी चलेगी, तो जस्ट पुश इट अप का मतलब 40 न्यूटन से हल्का से ज्यादा लगा दो। डाउट तुम्हारा जेन्युइन है, लेकिन मैं बता दे रहा हूं, अब ये लैंग्वेज का गेम भी होता है कभी कभी थोड़ा सा, तो ये भी ध्यान रखना। जहां पर जस्ट वर्ड लिखा हो उसका मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शंस को लेके चलिए। ये कन्वेंशनल लैंग्वेज का भी एक गेम है, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम कह सकते हो। तो फिलहाल बच्चा F1 हो गया नीचे की तरफ mg sin थीटा, और प्लस फ्रिक्शन जो कि म्यू इंटू नॉर्मल यानी कि mg cos थीटा। इसके बाद में क्या कहा इन्होंने,
जस्ट प्रिवेंट इट फ्रॉम स्लाइडिंग डाउन। तो जस्ट प्रिवेंट इट फ्रॉम स्लाइडिंग डाउन मतलब कि फोर्सेस कैसे दिखाएंगे? देखो अब आप मान लो F2 फोर्स लगा रहे हो, बाकी की फोर्सेस कैसे दिखाएंगे? तो mg sin थीटा नीचे, mg cos थीटा, फ्रिक्शन ऊपर रहेगा आपके। नॉर्मल। अब ये बॉडी नीचे फिसलने वाली है, नीचे फिसलने वाली है तो फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा? अगर बॉडी नीचे फिसलने वाली है तो फ्रिक्शन ऊपर। इस क्वेश्चन में कंसेप्ट सिर्फ यही है कि फ्रिक्शन का डायरेक्शन अगर आप सही से गेस कर पाते हो तो। और अब F2 और फ्रिक्शन सेम डायरेक्शन में है तो F2 की वैल्यू mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन यानी कि माइनस म्यू mg cos थीटा है। और इसके बाद इन्होंने कहा है कि पहला वाला फोर्स दूसरे वाले का 3 टाइम्स है। मतलब इनका ये कहना है कि F1 इज 3 टाइम्स ऑफ F2। इसके आगे बच्चा क्वेश्चन कर ले जाओगे, अब इसके आगे कर लेना, अब इसके बाद सिर्फ आंसर ही आ जाएगा आपका। ठीक है, हाँ सर कर लेंगे इसके आगे। चलो जी 15 बहुत सिंपल क्वेश्चन था, मतलब एक तरीके से ये तो सर पर इसके आंसर शायद गलत दिया हुआ था जो सॉल्यूशन आया था। देख लो, इसका डिस्टेंस पूछा है, ध्यान रखना डिस्टेंस। तो इसमें भी ये पूरा एरिया निकालोगे, ऊपर का एरिया और नीचे का एरिया, लेकिन दोनों एरिया पॉजिटिव रखेंगे। 40 20 30 और इंटू 2 30 बता रहा हूँ कितना आएगा, 60 आएगा, प्लस 1 इंटू 2 20 आएगा, और प्लस 1 इंटू 20 10 आएगा, और प्लस 1 इंटू 10 10 आएगा। तो 10 प्लस 10 100 आ रहा है, ये 100 मीटर, यानी k इक्वल टू 2 आएगा इसमें। यही आंसर होगा ये ना। बहुत आसान है बच्चा, डिस्टेंस है। तो सॉरी इसके डिस्प्लेसमेंट मान लिया था। हाँ तो यही तो मैं कह रहा हूँ, इसीलिए अच्छा हुआ टेस्ट पेपर हो गया ना। आप 3 बार डिस्टेंस गलत हुआ ना, आप जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। अब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो भूलोगे नहीं कभी कि यार तब याद आएगा कि हमारे यार क्लास वाले टेस्ट में गड़बड़ हुआ था मेरे से। मिस्टेक होना बहुत अच्छा है। अच्छा जी, अब 14th, प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड एट एन एंगल 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल सच दैट द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी इज 80, टाइम ऑफ लाइट t है, और वेलोसिटी एट द मोमेंट t/4 हैज अ मैग्नीट्यूड ऑफ नियरली 18, फाइंड k। तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 30 डिग्री के एंगल पर फायर किया गया है, उसका वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का 80 है, टाइम ऑफ लाइट t है, और t/4 टाइम के बाद जो उसकी वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड। देखो कैसे होगा ये। तो देखो इसमें क्या कहना चाह रहे हैं वो, कि एक बॉडी को थ्रो किया आपने, उसकी वेलोसिटी u है मान लेते हैं, और एंगल थीटा है। तो इसकी वेलोसिटी का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया u cos थीटा, और एक वर्टिकल कंपोनेंट हो गया u sin थीटा। u 160 आ रहा था। हाँ, अब इस क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है, ध्यान से पढ़ते हैं। 80 मीटर पर सेकंड क्या है, वेलोसिटी है या उसका कंपोनेंट है? तो u sin थीटा है। हाँ, और थीटा 30 डिग्री है। तो यानी ये जो u sin थीटा है ये 80 है और थीटा 30 है, तो इससे तुमको u निकालना पड़ेगा, यानी कि u की जो वैल्यू होगी वो 160 आ जाएगी। ठीक है, इससे इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू मिल जाएगी तुमको 80√3 की। अब कैपिटल T इसने कहा टाइम ऑफ लाइट है, तो वो होता है 2u sin थीटा बाई जी, यानी कि 2 और u sin थीटा हो गया 80 और g की वैल्यू 10, तो ये हो गया 4 सेकेंड्स। और फिर उस क्वेश्चन में वेलोसिटी एट t/4 की बात की है, वेलोसिटी एट t/4 सेकेंड, दैट मींस 1 सेकेंड्स। 1 सेकेंड नहीं एक मिनट, 16/10 16 सेकेंड, सर t आपने 16 निकाला है, 16 सेकेंड्स टाइम, तो स्मॉल t 4 आ रहा था। हाँ टाइम 16 सेकेंड्स है और स्मॉल t 4 सेकेंड्स है।
मतलब क्वेश्चन में 4 सेकंड बाद वेलोसिटी पूछ रहे हैं, तो 4 सेकंड के बाद इस प्रोजेक्टाइल की जब वेलोसिटी को निकालने की बात आती है तो एक बार अब यहां पर कंसेप्ट्स काम आएंगे। 4 सेकंड्स के बाद पहला कंसेप्ट प्रोजेक्टाइल का वो ये कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी में चेंज नहीं आता है। अगर हॉरिजॉन्टली वो पहले 80√3 था तो हॉरिजॉन्टली अभी भी 80√3 रहेगा। वर्टिकल वेलोसिटी में चेंजेस आते हैं और जितनी वर्टिकल वेलोसिटी पहले रहती है यानी कि 80, उसमें आप जीटी को लेस कर देते हो, 80 माइनस जीटी। ध्यान रखना, प्रोजेक्टाइल के इनिशियल वेलोसिटी का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उतनी ही हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी गिवन टाइम के बाद में भी होगी, लेकिन जो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी होती है उसमें जीटी को लेस करते हो टू फाइंड वेलोसिटी आफ्टर सम टाइम। 80 माइनस जीटी, जी की वैल्यू 10 और टी की वैल्यू 4 यानी कि ये वैल्यू 40। तो अब यहाँ पर जो नेट आएगा, नेट यानी कि इसका मैग्नीट्यूड वेक्टर के कंसेप्ट से, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 80√3 उसका स्क्वायर और वर्टिकल डायरेक्शन में 40 उसका स्क्वायर, रिजल्टेंट ऑफ 2 परपेंडिकुलर वेक्टर्स। तो ये हो गया रूट ऑफ 6400 इंटू 3 यानी 19200 एंड प्लस 1600, कुल मिलाकर के कुछ ऐसा बन रही है। दैट मीन्स 00 और ये हो गया 62819 नहीं 268 और 20 208। अब इसका क्या स्क्वायर रूट आएगा 20,800 का, क्योंकि इसमें मेरे ख्याल से परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं बन रहा, इसीलिए शायद उन्होंने यहाँ पर वो बोला है नियरली 18 के हैं। तो अब ये यार 144 ऑलमोस्ट 144। चलो ठीक है, तो ये 18 इंटू 8 हो गया, फिर 8 के आसपास हो जाएगा। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत तो टाइम लगता है। और पहले वाले क्वेश्चन में हो गया था, ये हो गया था, ये तो इससे हो जाएगा एनर्जी वाले से। मुझे डाउट था इसमें। अच्छा 13th क्वेश्चन में बच्चा देखो, 13th क्वेश्चन तो यहीं पे बता दे रहे हैं, तो छोटा क्वेश्चन है। देखिए इसमें जो ब्लॉक है इसको कितनी वेलोसिटी दी गई है, तो कहीं दे रखा है इस क्वेश्चन में v है। इस ब्लॉक को अगर आप v वेलोसिटी देते हो तो आपके पास इनिशियल एनर्जी क्या हो गई, हाफ m इंटू वी स्क्वायर। और जब ये ब्लॉक आगे बढ़ करके स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा, मान लो x अमाउंट से कंप्रेस किया आपने, तो बाद में उस कंप्रेस स्प्रिंग के अंदर हाफ के एक्स स्क्वायर की एनर्जी होगी। एक्चुअली इसका कंसेप्ट ये होता है, देखो इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी शुड बी इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स इनटू डिस्टेंस। अगर कंसेप्ट में कुछ दिक्कत हो तो आप इसको ध्यान रखना, जहां फ्रिक्शन इन्वॉल्व हो जाए, जहां पर फ्रिक्शन इन्वॉल्व हो क्वेश्चन में, वहां पर आप इस इक्वेशन से दुनिया का हर एक न्यूमेरिकल कर सकते हो अपने स्टैंडर्ड का। इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी शुड बी फ्रिक्शन मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस। तो हम यही काम कर रहे हैं। इनिशियली काइनेटिक एनर्जी थी, बाद में जब स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगी तो स्प्रिंग एनर्जी हो जाएगी इक्वल टू फ्रिक्शन विच इज म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन mg और डिस्टेंस यानी कि x के बराबर। बस अब इसमें क्या क्या दे रखा है, क्या क्या दे रखा है तुम्हें? लॉग इनिशियल नहीं, कहां दे रखा है भाई, मास गिवन है 0.8 m दे रखा है, स्प्रिंग कांस्टेंट k दे रखा है। ब्लॉक पहले तो रेस्ट पे था लेकिन बाद में तो इंपल्स दिया ना, इंपल्स देने के बाद उसको एक वेलोसिटी मिल गई। इंपल्स मतलब उसको आपने मारा होगा, हिट किया होगा, उसी इनिशियल वेलोसिटी के बारे में तो वो कह रहा है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक, उसी पे तो क्वेश्चन है। मतलब v अननोन है तुम्हारे लिए, और स्लाइडिंग डिस्टेंस दे रखी है, स्लाइड अ डिस्टेंस ऑफ 0.6 मीटर यानी कि x दे रखा है।
म्यू भी दे रखा है 0.1। अब इसमें अननोन क्या बचा तुम्हारे पास? इस पूरे इक्वेशन में क्या अननोन है? अगर क्वेश्चन को आराम से पढ़ा जाए, और ये स्टेटमेंट ध्यान रखना, मैं फिर बोल रहा हूँ, फ्रिक्शन जहां पर भी हो, वर्क एनर्जी पावर के क्वेश्चन में अगर आपके सामने फ्रिक्शन है, इनफैक्ट फ्रिक्शन नहीं भी है तो भी यही इक्वेशन लगाओ। सुनो कितना अच्छा इक्वेशन है, देखो यार इतनी बढ़िया इक्वेशन चल रही। इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी इक्वल्स टू फ्रिक्शन इनटू डी। अगर फ्रिक्शन नहीं है तो इनिशियल एनर्जी इक्वल टू फाइनल एनर्जी विच बिकम्स कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और फ्रिक्शन है तो इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी बराबर फ्रिक्शन इनटू डिस्टेंस। मतलब ये सिंगल इक्वेशन तुम्हारे पूरे चैप्टर में काम करेगी। एक बार इसको प्रैक्टिस करके देख लेना। पूरा वर्क एनर्जी पावर का चैप्टर आप इस सिंगल इक्वेशन से निपटा सकते हो। इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी इक्वल टू फ्रिक्शन मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। नो फ्रिक्शन मतलब एनर्जी कंजर्व, फ्रिक्शन है तो इनिशियल एनर्जी ज्यादा होगी, बाद वाली एनर्जी कम हो जाएगी, उसमें एनर्जी का लॉस हो जाता है। और जब हम इनिशियल एनर्जी या फाइनल एनर्जी की बात करते हैं तो वो तो क्वेश्चन को पढ़ करके मालूम चलेगा कि इनिशियली काइनेटिक एनर्जी थी या पोटेंशियल एनर्जी थी, बाद में एनर्जी कौन सी है। क्लियर हुआ डाउट बच्चा अभी की है? बोलो। समझ गए सर, समझ गए। ठीक है, तो चलो बच्चा आपका एडवांस पेपर हो गया है ना। मेंस वाले के लिए भी हम बोलेंगे, सर को बोलेंगे या देखेंगे, मैं नेक्स्ट क्लास में करूंगा डिस्कस, जैसा भी अभी हम लोग आपस में कोऑर्डिनेट करेंगे। बट इसको आप करो, ठीक है, इसको देखो, इसको कंटिन्यू करो इसे। ठीक है बच्चे, चलो अभी रखते हैं इसको एक बार अपना दोबारा लगा लेना क्वेश्चंस को, काफी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। चलिए, थैंक यू।